हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर फ्रिक्शन का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। प्रीवियस सेशंस में हमने फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर डिस्कशन किया है। हमने ये चीज़ सीखी थी कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है और फ्रिक्शन उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हमारी मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रिक्शन के कारण ही हम ज़मीन पर चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, चीज़ों को उठा सकते हैं, उठा करके उनको हम अपने हाथों में पकड़ के रख सकते हैं। वो फ्रिक्शन ही है जिसकी हेल्प से हम एक माचिस की तीली यानी कि मैच स्टिक को जला पाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं फ्रिक्शन के। लेकिन उसके साथ ही साथ फ्रिक्शन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस का मतलब ये है कि फ्रिक्शन क्या करता है, कई बार बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन के कारण गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। फ्रिक्शन के ही कारण हमारे शूज़ के जो सोल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो हैवी मशीन्स होती हैं, उनके जो मूविंग पार्ट्स हैं, जब वो चलते हैं ना तो उनके बीच में फ्रिक्शन लग जाता है और इसी फ्रिक्शन के कारण मूविंग पार्ट्स में वेयर एंड टेयर कॉज होता है। यानी कि मशीन ख़राब हो जाती है, मशीन के पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, मशीन की एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है। तो इन सभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ करके हमें ये समझ में आया कि कुछ जगहों पर फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी होता है और कुछ जगहों पर, कुछ केसेस में फ्रिक्शन हमारे लिए एक यूजलेस चीज़ है। यानी कि फ्रिक्शन वहाँ पे क्या करता है, डैमेज कॉज करता है, हमारे लिए वहाँ पे फ्रिक्शन हार्मफुल है। तो जहाँ फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल है वहाँ पे फ्रिक्शन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और जहाँ फ्रिक्शन बेवजह का डैमेज कॉज कर रहा है वहाँ पे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। भाई, जहाँ पे फ्रिक्शन बेवजह का डैमेज कॉज कर रहा है वहाँ से फ्रिक्शन को हम हटाना चाहते हैं, तो कैसे फ्रिक्शन को हम हटा सकते हैं, कैसे फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं आज के हमारे इस सेशन में। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को है एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन टॉपिक के ऊपर, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन भी इसी सेशन में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं कि इन सम केसेस फ्रिक्शन इज हार्मफुल टू अस। कुछ केसेस में फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल होता है। In such cases, we wish to reduce friction so as to make it less harmful to us. अब जहाँ पे फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल हो रहा है वहाँ पे हमारी ख्वाहिश क्या होती है, हमारी विश क्या होती है कि वहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाए ताकि वो हमारे लिए लेस हार्मफुल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स कॉज अ लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर टू द मशीन पार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं या छोटी मशीन्स भी आप बोल सकते हो, उनके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो जैसे ही मूविंग पार्ट्स चलते हैं, देखो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि फ्रिक्शन क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। यानी कि जैसे ही 2 ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फ्रिक्शन वहाँ पे जो है लग जाता है। अब एग्जांपल के लिए सपोज ये क्या है, एक मूविंग पार्ट है हमारे मशीन का और ये क्या है, दूसरा मूविंग पार्ट है हमारे मशीन का। तो इस समय इस केस में दोनों ही जो मूविंग पार्ट्स हैं हमारे मशीन के वो कैसे हैं, अलग अलग हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए। तो अभी इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगने वाला। लेकिन होगा क्या कि ये जो मशीन पार्ट है ना, इसके कांटेक्ट में दूसरा पार्ट जो है आ जाएगा। ये भी एक पार्ट था मशीन का, ये भी एक पार्ट है मशीन का। पहले केस में दोनों ही पार्ट्स एक दूसरे से अलग अलग थे, दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए थे, तो वहाँ पे उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं लग रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, दोनों ही पार्ट जो है हमारे मशीन के वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए हैं। अब जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो भाई फ्रिक्शन तो यहाँ पे लगने ही वाला है ना। अब कांटेक्ट में तो आ गए हैं, अब क्या होने वाला है, ये दोनों ही मशीन के पार्ट्स क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। तो जब ये मूव करेंगे ना तो इनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही सरफेसेस कांटेक्ट में आए, फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया। अब और मुसीबत हो गई। मुसीबत क्या हो गई कि अब दोनों ही मूविंग पार्ट्स क्या करने लगे हैं, मूव करना शुरू कर चुके हैं। तो अब इनके बीच में और जो है ना बड़ा वाला फ्रिक्शन लग जाएगा। तो अब इस
फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण आप बोल सकते हो कि दोनों ही पार्ट्स चलेंगे तो, लेकिन एक दूसरे के ऊपर घसीट के चलेंगे, और इस घसीटने से आप बोल सकते हो कि बेवजह की हीट प्रोड्यूस हो सकती है, अनडिज़ायरेबल हीट प्रोड्यूस हो सकती है, और इस अनडिज़ायरेबल हीट के कारण जो दोनों ही मशीन के पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कर क्या रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बेवजह का वेयर एंड टेयर कॉज कर रहा है। अब मशीन के पार्ट्स खराब हो जाएंगे तो फिर मशीन भी तो खराब हो ही जाएगी ना, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन causes a lot of wear and tear to the machine parts. It also leads to the production of undesirable heat and loss of energy. देखो कुछ हमारी मशीन्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो, उन मशीन्स के अंदर हीट प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जांपल वो जो पानी को गर्म करने वाली जो इलेक्ट्रिक रॉड होती है ना, हम चाहते हैं उस इलेक्ट्रिक रॉड में कि हीट प्रोड्यूस हो, और उस हीट के कारण जो पानी है, जब उस रॉड को हम पानी में डालें तो मशीन के अंदर, रॉड के अंदर जो हीट होगी, उस हीट से जो पानी है वो गर्म हो जाए। इसके अलावा हमारी जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, जो आयन होती है ना, तो उस आयन में भी हम चाहते हैं कि इसमें हीट प्रोड्यूस हो, और उसी हीट के कारण जो भी हम कपड़ा रखेंगे वो अच्छी तरीके से आयन हो जाए, प्रेस हो जाए। तो कुछ मशीन्स में हम चाहते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो, लेकिन बेवजह फ्रिक्शन के कारण जो अनडिज़ायरेबल हीट प्रोड्यूस हो रही है कुछ कुछ मशीन्स में, वो चीज़ मशीन के लिए अच्छी नहीं है। कहीं तो हम चाह रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस हो मशीन में, लेकिन कुछ मशीन्स में बेवजह अनडिज़ायरेबल हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके मूविंग पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। दोनों ही मूविंग पार्ट्स क्या कर रहे हैं, रगड़ खा करके चल रहे हैं। तो इस रगड़ से फ्रिक्शन आएगा और फ्रिक्शन के कारण हीट बनेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ठंड के मौसम में हम क्या करते हैं, अपने हाथों को बहुत ही तेज़ी से रब करते हैं। तो रबिंग का मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे हम एक हथेली को दूसरे हथेली के ऊपर घिसट रहे हैं। तो इस घिसटने से क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन के कारण हीट बनेगी, और हीट के कारण हमारे जो दोनों हथेलियां हैं वो गर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि जैसे ही मूविंग पार्ट्स जो है ना मूव करना शुरू करेंगे, रगड़ के साथ मूव करेंगे, रगड़ के कारण हीट बनेगी, और ये हीट क्या करने वाली है, दोनों मशीन के पार्ट्स को डैमेज करने वाली है। सो वी शुड मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन और टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम फ्रिक्शन को क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, या आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम एक्सटेंट तक हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकें, सो एज टू प्रिवेंट मच डैमेज। तो जो भी डैमेज हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, उसको रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए फ्रिक्शन को हमें कम करना चाहिए, उसको मिनिमाइज करना चाहिए। अब हम पहला मेथड देखने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द सर्फेसेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। फ्रिक्शन को देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ कि फ्रिक्शन को ना आप कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हो, कि आपने बोला कि हम एक ऐसा मेथड लेकर के आए हैं कि उस मेथड से फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं, ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे हम मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन नहीं पढ़ते, मेथड्स ऑफ एलिमिनेटिंग फ्रिक्शन पढ़ते। ये ऐसे मेथड्स जिसकी हेल्प से हमने क्या करा है, फ्रिक्शन को हटाई दिया है, जड़ से उखाड़ दिया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस। फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय मेकिंग द सर्फेसेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। हम सरफेस को क्या कर रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं। ये बताओ, ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ ली है कि फ्रिक्शन जो है, दो सरफेसेस जो कि कांटेक्ट में आते हैं, उन सरफेसेस के नेचर पे डिपेंड करता है ना। ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ी है। आपने देखा होगा जब हमने अपना वो वाला प्रीवियस सेशन पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ समझी थी कि वो दो सरफेसेस जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, या कांटेक्ट में आने वाले दो सरफेसेस के नेचर पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अगर सरफेस कैसा है, स्मूथ है, तो फ्रिक्शन हम बोलते हैं कि कम लगेगा। अगर सरफेस कैसा है, रफ है, तो फ्रिक्शन वहाँ पे कैसा लगने वाला है, ज़्यादा लगने वाला है। यहाँ पे हमें करना क्या है, फ्रिक्शन को हमें कम करना है। तो फ्रिक्शन कम कैसे हो सकता है, अगर कांटेक्ट में आने वाले सरफेसेस कैसे हो, स्मूथ हो, तो फ्रिक्शन अपने आप वहाँ पे कम लगेगा। तो यहाँ पे हम सरफेस को स्मूथ कैसे कर रहे हैं, तो पॉलिशिंग से कर रहे हैं, ठीक है ना। पॉलिश कर देते हैं सरफेस के ऊपर, तो सरफेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी हम बोलते हैं कि कम लगता है। फॉर एग्जांपल, ये जो आपने बच्चों वाली फिसल पट्टी देखी होगी, है ना, इस फिसल पट्टी की जो स्लाइड होती है, जो पट्टी होती है, वो आपने देखा होगा काफ़ी स्मूथ होती है, उस पर बाकायदा पॉलिश जो है ना की जाती है। आजकल के टाइम पे तो जो बहुत ही छोटे बच्चों की जो फिसल पट्टी होती है वो प्लास्टिक की बनती है, क्योंकि प्लास्टिक देखो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कि आप जो डिज़ायरेबल क्वालिटी डालना चाहो
वो आप डाल सकते हो, है ना। प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी हमने प्लास्टिक के ऊपर बात करी है। तो छोटे बच्चों की जो फिसल पट्टी होती है वो आज के टाइम पे हम बोलते हैं कि प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक की इसलिए क्योंकि उनका जो सरफेस होता है प्लास्टिक का, जो स्लाइड बनती है प्लास्टिक की, वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है। लेकिन वो बड़े बच्चों के लिए नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि बड़े बच्चों का वज़न ज़्यादा होता है ना, तो इतना वज़न प्लास्टिक की जो फिसल पट्टी है वो बेयर नहीं कर सकती है। छोटे बच्चों का तो वज़न कम होता है, तो इतना कम वज़न जो है प्लास्टिक की जो स्लाइड है वो आराम से बेयर कर पाती है। तो यहाँ पे जो बड़े बच्चों की जो फिसल पट्टी होती है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो पट्टी है, भाई उसका नाम क्यों पड़ा है फिसल पट्टी? क्योंकि पट्टी के ऊपर हम फिसलते हैं, पट्टी के ऊपर, स्लाइड के ऊपर हम क्या करते हैं, बेसिकली स्लाइडिंग होती है हमारी, हम स्लिप होते हैं। तो हम चीज़ों के ऊपर स्लाइड या स्लिप तभी कर सकते हैं ना जब वो चीज़ कैसी हो, स्मूथ हो। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर मार्बल के फ्लोर के ऊपर पानी गिरा दो या तेल गिरा दो तो क्या होगा, हम पैर रखेंगे और पैर रखते साथ ही हम फिसल जाएंगे। बेबी स्टेप्स हमको लेने पड़ते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो स्लाइड है, जो फिसल पट्टी है, उसकी जो पट्टी है वो काफ़ी स्मूथ होती है। स्मूथ क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे पॉलिशिंग की जाती है, तभी पॉलिशिंग होने के बाद में वो पट्टी स्मूथ बनती है। और ऐसी स्मूथ पट्टी के ऊपर फ्रिक्शन कैसा होता है, कम होता है। और कम फ्रिक्शन के कारण ही हम आसानी से उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं। अदरवाइज अगर इस सरफेस को पॉलिश नहीं किया गया, पट्टी के सरफेस को अगर पॉलिश नहीं किया गया ना, तो फिर जो है ना, आप फिसल पट्टी के मज़े लेकर के बताओ, आप फिसल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना फ्रिक्शन लगेगा कि पीछे का पूरा छिल जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वी नो दैट द फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सर्फेसेस। कांटेक्ट में आने वाले दो सरफेसेस के नेचर के ऊपर फ्रिक्शन जो है डिपेंडेंट होता है। सो इफ वी मेक द सरफेसेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग देन फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल, अ स्लाइड इन द पार्क इज पॉलिश्ड टू मेक इट्स सरफेस स्मूथ एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। तो पार्क में जो स्लाइड्स होती हैं, जो फिसल पट्टी हैं, ठीक है ना, उनके सरफेस को पॉलिश किया जाता है ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। ड्यू टू रिड्यूस फ्रिक्शन अ पॉलिश्ड स्मूथ स्लाइड चिल्ड्रन कैन स्लाइड डाउन ईजीली। क्योंकि वहाँ पे हमने स्लाइड के ऊपर, पट्टी के ऊपर पॉलिश कर दी है, उसके सरफेस को स्मूथ बना दिया है, तो बच्चे उसमें आसानी से जो है ना फिसल सकते हैं, उसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। चलिए, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट्स लुक रफ व्हेन सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, सो देयर इज ऑलवेज सम फ्रिक्शन इवन ऑन पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप फ्रिक्शन को जो है ना कभी भी 100% रिमूव नहीं कर सकते हो, वरना आज हम क्या पढ़ रहे होते हैं, मेथड्स ऑफ एलिमिनेटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने जो फिसल पट्टी के सरफेस को पॉलिश कर दिया है, उसके सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए आपने पॉलिश कर दिया है, तो पॉलिशिंग के बाद आप रियलाइज़ करोगे कि जो सरफेस है फिसल पट्टी का वो काफ़ी स्मूथ हो गया है। तो नेकेड आई से देखने पे तो वो स्मूथ ही दिखेगा, लेकिन जब आप ऐसे स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ रफनेस ज़रूर दिखाई देगी। तो क्योंकि वहाँ पे रफनेस है तो थोड़ा बहुत जो है फ्रिक्शन होगा ही होगा। तो स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस में भी रफनेस आ जाती है, रफनेस थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती ही है। तो वहाँ पे भाई जहाँ पे रफनेस हुई वहाँ पे आप समझ लो फ्रिक्शन आएगा ही आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है मेथड, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स को लगाने पर फ्रिक्शन को जो है कई हद तक कम किया जा सकता है, और ये सबसे बढ़िया मेथड होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का। और ये एक ऐसा मेथड है जिसको कि हम अपने घरों पे भी जो है ना यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, पहले मैं आपको वो डायग्राम बता देती हूँ, पिक्चर बता देती हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जो घर के जो दरवाजे वगैरह होते हैं, उनको बंद करने पर या खोलने पर उनसे बहुत चू 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 की आवाज़ आती रहती है ना। तो आपने देखा होगा अपने मम्मी पापा को, जैसे ही वो देखते हैं कि भाई दरवाजे में से जो है ना बंद करने पर, खोलने पर बहुत आवाज़ आ रही है, तो वो क्या करते हैं, ऑयल लेकर के जाते हैं, है ना, और दोनों ही गेट्स के बीच में जो हिंज जुड़ा होता है, जो हिंज जॉइंट होता है ना, उस जॉइंट के ऊपर, बेसिकली वो जो जॉइंट है वो किसका बना होता है, वो मेटल का ही बना होता है, जो हिंज है वो मेटल का ही बना होता है। तो जैसे ही आपके पेरेंट्स को पता चलता है कि भाई बहुत आवाज़ आ रही है, बहुत शोर मचा रहा है दरवाज़ा, तो क्या करते हैं, तेल लेकर के जाएंगे और जो हिंज लगा होता है दोनों ही गेट्स के जॉइंट पे, उस हिंज में जाकर के ऑयल लगा करके आ जाएंगे। तो जैसे ही ऑयल लगाएंगे, जो चू चू की आवाज़ आती है गेट से, वो आना बंद हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लुब्रिकेंट्स का जो एप्लीकेशन है एक बहुत ही फाइनेस्ट मेथड है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। हम अपने घरों पे भी जो है ना यूज़ करते हैं,
लुब्रिकेंट्स का। तो अब सवाल ये है कि मैम ये समझ में आ गया कि लुब्रिकेंट्स के एप्लीकेशन से क्या होने वाला है, फ्रिक्शन कम होने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे, ऐसा क्या कर देते हैं लुब्रिकेंट्स। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर इज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ अनइवन सरफेसेस हैविंग इररेगुलरिटीज ऑन देम। ये वो वाला पॉइंट है कि फ्रिक्शन आखिर होता ही क्यों है, फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस ही क्यों है, फ्रिक्शन का कॉज क्या है। तो कॉज ये है कि भाई कांटेक्ट में आने वाली जो दो सरफेसेस हैं उन सरफेसेस के ऊपर क्या होता है, कुछ इररेगुलरिटीज़ होती हैं ना। कांटेक्ट में आने वाली जो दो सरफेसेस हैं उन सरफेसेस पे क्या होती हैं, कुछ इररेगुलरिटीज़ होती हैं। तो जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं तो दोनों ही सरफेसेस के बीच में जो इररेगुलरिटीज़ हैं उन इररेगुलरिटीज़ का क्या होता है, आपस में इंटरलॉक बन जाता है, और इसी इंटरलॉकिंग के कारण हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आता है। तो देखो ना यहाँ पे यही चीज़ तो बोली गई कि फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर इज ड्यू टू, क्यों होता है फ्रिक्शन, तो ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ अनइवन सरफेसेस हैविंग इररेगुलरिटीज ऑन देम। तो सीधी सी बात है, कांटेक्ट में आने वाले जो दो सरफेसेस हैं वो कैसे हैं, अनइवन है। अनइवन क्यों है, क्योंकि उनके ऊपर इररेगुलरिटीज़ हैं। तो जैसे ही सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे उनके बीच की जो इररेगुलरिटीज़ हैं वो इंटरलॉक हो जाएंगी, और फिर इसके बाद में इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये इंटरलॉकिंग बेसिकली करती क्या है, एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर मूव होने देती ही नहीं है, और अगर कोई चीज़ मूव नहीं हो पा रही है इसका मतलब क्या कि वहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। So when oil or grease is applied between the moving parts of a machine, a thin layer of oil या grease is formed between the two rubbing surfaces। तो यहाँ पे बोला गया भाई, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है लुब्रिकेंट्स का एप्लीकेशन, तो लुब्रिकेंट्स होते क्या हैं, ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है ना। हम अपनी जो साइकिल होती हैं, हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें भी जो है ना टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते हैं, ग्रीस वगैरह जो है ना लगाते हैं। तो आखिर क्यों, सो व्हेन ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, जैसे कि एक मशीन है, मशीन का ये एक मूविंग पार्ट है और ये क्या है, दूसरा मूविंग पार्ट है। तो दोनों ही मूविंग पार्ट्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, ऑयल लगा रहे हैं या ग्रीस लगा रहे हैं। अ थिन लेयर ऑफ ऑयल या ग्रीस इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू रबिंग सरफेसेस। अगर आप दो पार्ट्स के बीच में, दो मूविंग पार्ट्स के बीच में ऑयल या ग्रीस लगा रहे हो तो हो क्या रहा है, a thin layer of oil is formed between the two rubbing surfaces, यानी कि दोनों ही, जैसे कि हम मशीन का एग्जांपल ले रहे हैं तो मशीन की जो दोनों ही मूविंग पार्ट्स हैं उन दोनों ही मूविंग पार्ट्स के जो सरफेसेस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रब कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, घिसट रहे हैं। उन दोनों ही रबिंग सरफेसेस के बीच में क्या आ जाएगा, अब तेल आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, एक लुब्रिकेंट आ जाएगा। आई बात समझ में। पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि दोनों ही मूविंग पार्ट्स मूव कर रहे थे, एक दूसरे को रगड़ते हुए मूव कर रहे थे, जिसके कारण वेयर एंड टेयर कॉज होता है, मशीन के पार्ट्स खराब हो जाते हैं, बेवजह की अनडिजायरेबल हीट प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन अब हमने अपने दिमाग का यूज़ किया है, कैसे किया है, तो दोनों ही मूविंग पार्ट्स के बीच में हमने ऑयल और ग्रीस जो है ना डाल दिया है। तो अब दोनों ही मूविंग पार्ट्स के जो सरफेसेस हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर घिसट रहे हैं, एक दूसरे को रब कर रहे हैं, उन दोनों ही रबिंग सरफेसेस के बीच में अब एक थिन लेयर आ जाएगी ऑयल और ग्रीस की। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएंगी। देखो इनिशियली था क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन का कॉज क्या है, कि भाई कांटेक्ट में आने वाले जो दो सरफेसेस हैं उनके ऊपर कुछ इररेगुलरिटीज़ होती हैं। तो जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करता है तो दोनों ही सरफेसेस की जो इररेगुलरिटीज़ हैं वो आपस में उलझ जाती हैं, टेंगल हो जाती हैं, इंटरलॉक हो जाती हैं। तो वहाँ पे फ्रिक्शन हम बोलते हैं कि लग जाता है। तो देखो ये क्या है, ये आप बोल सकते हो कि एक सरफेस है और एक मतलब कि एक ऑब्जेक्ट का सरफेस है और इस सरफेस पे देखो काफ़ी सारी क्या है, इररेगुलरिटीज़ हैं। वहीं ये क्या है, ये है हमारा दूसरा सरफेस और इस दूसरे ऑब्जेक्ट का सरफेस। तो इस दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे भी देखो क्या है, बहुत सारी इररेगुलरिटीज़ हैं। तो जब ये वाला सरफेस या ये वाला सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, इनकी जो इररेगुलरिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, आपस में उलझ जाएंगी। फिर इसके बाद में ये वाला सरफेस अगर इस वाले सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा तो जो इंटरलॉकिंग हुई है ना इररेगुलरिटीज़ के बीच में, वो इंटरलॉकिंग जो है इसका मूवमेंट इसके ऊपर बहुत ही मुश्किल बना देगी। ये वाला अगर ऑब्जेक्ट इस वाले सरफेस के ऊपर क्या करना चाह रहा है, स्लाइड करना चाह रहा है, तो जो इंटरलॉकिंग हुई है इररेगुलरिटीज़ के बीच में, वो इंटरलॉकिंग जो है ना इस वाले को
दूसरे वाले के ऊपर मूव करने देंगे ही नहीं। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में जो इररेगुलरिटीज हैं उनको आप क्या कर लो, इंटरलॉक कर दो। अब जो है ना एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कराने की कोशिश करो, कितने मुश्किल से जो है ना यहाँ पे मूवमेंट होने वाला है। अब एक काम करते हैं, ये जो आपको दोनों ही सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं ना, अब इन दोनों ही रबिंग सरफेसेस के ऊपर या इन दोनों ही रबिंग सरफेसेस के बीच में हम क्या कर देते हैं, तेल की एक ऑयल मतलब एक लेयर डाल करके हम छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लुब्रिकेट कर रहे हैं दोनों ही रबिंग सरफेसेस को। तो अब क्या हुआ, अब आप बोल सकते हो कि ये भी सेम अपना वही सरफेस है ना, जैसे ये था वैसे ये भी है, तो दोनों हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के जो सरफेसेस हैं वो भी सेम है। इररेगुलरिटीज भी अभी हैं सरफेसेस के ऊपर, लेकिन अभी दोनों ही सरफेसेस की इररेगुलरिटीज के बीच में क्या आ चुका है, एक ऑयल की लेयर आ चुकी है। तो होगा क्या, जो भी गड्ढे वगैरह हैं सरफेसेस पे, वही इररेगुलरिटीज का मतलब क्या है, कुछ गड्ढे हैं, कुछ पहाड़ हैं सरफेसेस पे, है ना। तो जो भी गड्ढे और पहाड़ हैं सरफेसेस पे वो पूरे के पूरे भर जाएंगे किसके साथ, तेल के साथ। तो अब ये वाला सरफेस जब इस वाले सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा ना, तो कोई फ्रिक्शन विक्शन वहाँ पे जो है ना नहीं लगने वाला है, मतलब लगेगा लेकिन बहुत ही कम लगेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि लुब्रिकेशन जो है या लुब्रिकेंट का जो एप्लीकेशन है, ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड होता है कि हम कई एक्सटेंट तक जो ना मैक्सिमम एक्सटेंट तक हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अ लेयर ऑफ ऑयल सेपरेट्स द टू रबिंग सरफेसेस एंड अ लिटिल एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो जो लेयर आई है ऑयल की वो क्या कर रही है, दोनों ही रबिंग सरफेसेस को एक दूसरे से अलग अलग कर रही है। अलग अलग क्यों कर रही है, एक बात बताओ, फ्रिक्शन हो क्यों रहा था, फ्रिक्शन इसीलिए हो रहा था क्योंकि इररेगुलरिटीज आपस में क्या कर रही थी, इंटरलॉक हो रही थी ना, आपस में उलझ रही थी। लेकिन यहाँ पे इररेगुलरिटीज को इंटरलॉक होने का मौका ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, बताया ना मैंने कि जितने भी गड्ढे और पहाड़ वगैरह जो हैं वो सब किससे भर चुके हैं, तेल से भर चुके हैं। अब आप खुद ही सोचो, यहाँ पे जो आपको एक वेल दिखाई दे रहा है, एक गड्ढा दिखाई दे रहा है ना, तो क्या इस फरो में ये वाला जो पहाड़ है वो आकर के इंटरलॉक हो सकता है क्या? भाई ये जो आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इस गड्ढे में क्या ये वाला पहाड़ आकर के दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस का जो पहाड़ है वो आकर के फंस सकता है? नहीं फंस सकता है। क्यों नहीं फंस सकता है? क्योंकि अब तो यहाँ पे तेल भर गया ना। तो जब तेल सभी गड्ढों को बाहर देगा तो फिर पहाड़ आकर के कैसे जो है ना उन गड्ढों में बैठेंगे, और अगर पहाड़ गड्ढों में नहीं बैठ रहे इसका मतलब क्या कि इंटरलॉकिंग नहीं हो रही है, और अगर इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो फिर ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही इजीली क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा कि इस लेयर ने ऑयल की जो लेयर है या ग्रीस की जो लेयर है इसने करा क्या है, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के रबिंग सरफेसेस को सेपरेट कर दिया है एक दूसरे से। कुछ ऐसे सेपरेट किया है कि दोनों ही सरफेसेस के ऊपर जो इररेगुलरिटीज थी अब वो एक दूसरे के साथ उलझ नहीं रही हैं, एंटेंगल नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि उनके बीच में जो भी जगह थी ना उस जगह को आकर के भर दिया है किसने, तेल ने, ऑयल की लेयर ने। तो अब अगर इस सरफेस की इररेगुलरिटीज दूसरे वाले सरफेस की इररेगुलरिटी के साथ फंसना चाहेंगी भी तो फंसने का कोई स्कोप ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तेल भरा हुआ है। आई बात समझ में? तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है बहुत ही आसानी से दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्लाइड कर पाएगा, मूव कर पाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि दिस लेयर of oil separates the two rubbing surfaces a little bit due to which their interlocking is reduced to a large extent। जो भी स्पेस था रबिंग सरफेसेस के बीच में उस स्पेस को तेल की लेयर ने आकर के भर दिया है, जिसके कारण जो इंटरलॉकिंग होगी ना वो काफ़ी हद तक, लार्ज एक्सटेंट तक हम बोलेंगे कि रिड्यूस हो जाएगी। और अगर इंटरलॉकिंग हो ही नहीं रही है तो फिर फ्रिक्शन क्यों लगेगा? भाई फ्रिक्शन लगी इसलिए रहा था क्योंकि इंटरलॉकिंग हो रही थी, फंस रहे थे। Since the applying of oil या grease helps in avoiding interlocking between the two rubbing surfaces to a large extent, friction is reduced and the movement becomes smooth। अब जब इंटरलॉकिंग से तेल के एप्लीकेशन से हम बोल सकते हैं कि इंटरलॉकिंग को जो है ना अवॉइड किया जा सकता है रबिंग सरफेसेस में जो
इररेगुलरिटीज की जो इंटरलॉकिंग होती है उसको अवॉइड किया जा सकता है, तो फिर फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। और अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो मूवमेंट कैसा होने वाला है, स्मूथ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। इनफैक्ट व्हेन ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड टू द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, then their surfaces do not rub directly against each other. Grease is applied to the moving parts of a machine, then their surfaces do not rub directly against each other. They rub through a layer of oil or grease. तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब आप मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच में, जब आप मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच में क्या करते हो, ऑयल लगाते हो या ग्रीस लगाते हो, तो आप बोल सकते हो कि मशीन के जो पार्ट्स है ना, वो इनिशियली हो क्या रहा था, भाई मशीन के पार्ट्स खराब क्यों हो रहे थे, फ्रिक्शन वहाँ पे वेयर एंड टेयर कॉज क्यों कर रहा था, क्योंकि मशीन के पार्ट्स जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, उन पार्ट्स की सरफेसेस में जो भी इररेगुलरिटीज थी वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। अब जब ये दोनों पार्ट्स चलेंगे तो चलने पे क्या होगा, इंटरलॉकिंग जो है ना इररेगुलरिटीज के बीच में, वो इंटरलॉकिंग दोनों ही मशीन के पार्ट्स को चलने ही नहीं देंगी। अब चलने नहीं देंगी इसका मतलब क्या, लेकिन फिर भी मशीन को तो चलना है, यानी कि दोनों ही जो पार्ट्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर घिसट करके चलेंगे, एक दूसरे को रब करके चलेंगे, और इस रबिंग से ही तो फिर हीट प्रोड्यूस होती है, अनडिजायरेबल हीट वाली, है ना। तो कुल मिलाकर के अब हमें इन दोनों ही जो मूविंग पार्ट्स है मशीन के, इन दोनों ही पार्ट्स को हमें बहुत ही स्मूथली मूव करवाना है। तो होगा क्या, अब इनके बीच में जब हम तेल डालेंगे या ग्रीस हम डालेंगे, तो ऐसा नहीं है कि अब मशीन के पार्ट्स जो ना मूव नहीं करेंगे, कि एक काम करते हैं मूव ही नहीं करते तो फ्रिक्शन भी जो ना नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। मूव तो ये अभी भी करेंगे, लेकिन अब इनका मूवमेंट कुछ ऐसा होगा कि ये दोनों मशीन के जो मूविंग पार्ट्स है ना, ये एक दूसरे को डायरेक्टली जो है ना रब नहीं करेंगे, एक दूसरे को डायरेक्टली जो है ना आप बोल सकते हो कि घिसेंगे नहीं। इनफैक्ट इनके बीच में जो ऑयल की लेयर आई है, जो ग्रीस की लेयर आई है, उस ग्रीस की लेयर के थ्रू ये क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को रब करने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, जो भी इररेगुलरिटीज हैं दो सरफेसेस के ऊपर, है ना, तो उन सभी इररेगुलरिटीज के बीच में तेल या ग्रीस की लेयर आकर के बैठ जाती है। तो जो भी नदी पहाड़ गड्ढे वड्ढे जो भी होंगे वो सब भर जाते हैं, तो इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती। और अगर इंटरलॉकिंग हुई नहीं तो फिर फ्रिक्शन कहाँ से आएगा, और अगर फ्रिक्शन नहीं आएगा इसका मतलब क्या, मोशन तो स्मूथ हो ही जाएगा ना। तो सिंस, अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द सब्सटेंसेज विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। जो मैं बार बार बोल रही हूँ, लुब्रिकेंट्स होते क्या हैं, वो वाले सब्सटेंसेज जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं लुब्रिकेंट्स। ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट, फाइन पाउडर, ये सब क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स ही होते हैं। भाई एक बहुत ही आप बोल सकते हो कि एक ऐसा लुब्रिकेंट का एप्लीकेशन जो कि आपने डेफिनेटली जो है ना अपने घर में कभी ना कभी ज़रूर किया होगा यूज़। जैसे कि मैंने आपको वो हिंज वाला एग्जांपल दिया था, जैसे कि हमारे पास क्या है, गेट है ना, हमारे पास गेट है, तो गेट को खोलने बंद करने पे क्या हो रहा है, चू चू की आवाज़ आ रही है। तो इस आवाज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही गेट्स को जॉइन करने वाला जो हिंज होता है, तो उस हिंज के ऊपर हम जा कर के तेल लगा देते हैं। तो तेल क्यों लगा रहे हैं हिंज के ऊपर, क्योंकि इस हिंज से ही आवाज़ आ रही थी। ये हिंज करता क्या है, दोनों ही गेट्स मतलब कि ये क्या है, ये आपका पूरा एक मेन गेट है, ठीक है ना, और यहाँ तक नहीं है, पूरा यहाँ तक है, ठीक है ना, ये क्या है, आपका पूरा गेट है। और ये जो गेट है वो एक मार्जिन से, एक चौखट से अटैच्ड होता है ना, जुड़ा हुआ होता है। ऐसा थोड़ी ना कि बस एक गेट जो ना यहाँ पे रखा हुआ है। इस गेट को घर की जो चौखट है, जो मार्जिन है, उसके साथ भी तो जोड़ना पड़ता है ना। तो ये जोड़ने का काम कौन करता है, ये जोड़ने का काम हम बोलते हैं कि ये हिंज ही करता है। तो जिस समय आप बोल सकते हो कि जो गेट है वो खुलता है या जब बंद होता है या जब गेट मूव करता है, तो गेट मूव क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इस हिंज के जो पार्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इस हिंज के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो गेट है वो खुलता है या बंद होता है, वो मूव कर पाता है। तो जब हम बोलते हैं कि गेट से आवाज़ आ रही है, तो वो गेट से आवाज़ क्यों आ रही है बेसिकली, क्योंकि ये जो हिंज है ना, इस हिंज के जो पार्ट्स हैं मूव करते करते आप बोल सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर घिस रहे हैं, और घिसने के कारण ही आवाज़ आ रही है। तो सीधी सी बात है, हिंज के जो मूविंग पार्ट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि अगर आवाज़ आ रही है तो हम एक काम करते हैं, हिंज के जो मूविंग पार्ट्स हैं उनको हम
रोक देते हैं उनको। अब हम बोलेंगे कि आप मूव करो ही मत, ना मूव करोगे ना आवाज़ आएगी, ऐसा नहीं हो सकता भाई। गेट तो हमें खोलना बंद करना है ही ना, तो उसके लिए हिंज जो है उसके पार्ट्स को मूव करना ही पड़ेगा। तो आवाज़ ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, तेल जा करके डालाते हैं। तो हिंज के मूविंग पार्ट्स के बीच में तेल की एक लेयर आ जाती है, और ये जो तेल की लेयर है, अब ऐसा नहीं है कि हिंज के मूविंग पार्ट्स मूव करेंगे नहीं, मूव तो करेंगे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन तेल की जो लेयर है ना उसके थ्रू मूव करेंगे। तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाएगा, और अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो आवाज़ भी नहीं आएगी। तो इसलिए हमारा जो गेट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलो, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक और ऐसा एप्लीकेशन है लुब्रिकेंट का, वो भी मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी पहले ये समझ लो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट सच एज ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा टू अ मशीन इज कॉल्ड लुब्रिकेशन। अच्छा, फिर जो इसके बाद में हम अप्लाई कर रहे हैं ना लुब्रिकेंट को मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन बोलते हैं। A lubricant like oil reduces friction by the helping the surfaces slide over each other smoothly. Thus, friction can be reduced by lubrication. Machines are lubricated with oil or grease to reduce friction. इसके अलावा a well lubricated machine runs more smoothly and lasts longer. एक अच्छी तरीके से lubricated machine जो होगी वो अच्छी, आप बोल सकते हो कि स्मूथली चलती है और लंबे समय के लिए चलती है। अ बाइसिकल मैकेनिक एंड अ मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, स्कूटी हो गई, कार हो गई या साइकिल हो गई ना, जब उसको हम लंबे समय के लिए यूज़ कर लेते हैं तो जब वो चलती हैं गाड़ियाँ हमारी, तो उसमें आवाज़ आती है। फिर इसके बाद में जब हम उनको मैकेनिक के पास लेकर के जाते हैं तो मैकेनिक बोलते हैं कि अरे तेल तो इसमें बचा ही नहीं है, ग्रीस तो बिल्कुल बचा ही नहीं है। तो मैकेनिक क्या करता है कि जो भी मूविंग पार्ट्स हैं आपकी गाड़ी में, चाहे वो साइकिल हो, स्कूटी हो, बाइक हो, जो भी हो, तो उन मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच में वो ऑयलिंग कर देता है, वहाँ पे ग्रीस लगा देता है ना। आपने साइकिल की चेन देखी होगी, साइकिल की चेन को अगर हम छूते हैं ना तो हाथ एकदम काला काला हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पे उस पर ग्रीस लगा होता है। ये ग्रीस लगना ज़रूरी होता है, अदरवाइज जो साइकिल की चेन है ना वो आगे चलेगी ही नहीं, बढ़ेगी ही नहीं। और अगर चेन नहीं चलेगी तो फिर आपकी साइकिल नहीं चलेगी। कई बार होता है ना कि चेन उतर जाती है, तो उतर जाती है तो फिर इसके बाद में साइकिल चल नहीं पाती है। अब अगर वहाँ पे उस चेन में अगर प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं होगी ना तो चेन जो है ना वो स्लाइड नहीं कर पाएगी, और अगर वो स्लाइड नहीं करेगी मतलब मुश्किल से कर पाएगी, और अगर इस मुश्किल से चेन ने स्लाइड किया है तो फिर साइकिल को चलाने में भी दिक्कत होगी, दम ज़्यादा लगेगी, प्लस आवाज़ भी ज़्यादा आएगी। सो अ बाइसिकल, अच्छा ये तो हो गया। समटाइम्स द hinges ऑफ अ डोर मेक्स rattling noise when we open or door or close the door due to increased friction caused by rusting। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हिंज होते हैं ये किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। तो हम सबको पता है कि मेटल के ऊपर जंग वगैरह जो है ना लग जाती है। तो इस रस्टिंग के कारण ही जो हिंज के जो मूविंग पार्ट्स है ना वो आप बोल सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर जब वो मूव करते हैं तो फिर वहाँ से जो है ना आवाज़ आने लगती है। फिर when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the friction is reduced and the door moves smoothly without making any noise। तो आपका सवाल ये होना चाहिए था कि मैम जब गेट नया नया होता है ना, जब नया नया गेट होता है तो उस समय गेट से आवाज़ क्यों नहीं आती है? उस समय भी तो गेट और चौखट को ज्वाइन करने वाला जो हिंज है, हिंज के जो मूविंग पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो उस समय आवाज़ क्यों नहीं आती है? लेकिन अब आप बोल रहे हो कि थोड़े दिनों बाद हम बोलते हैं कि अचानक से आवाज़ क्यों आने लगी? इसलिए आने लगी क्योंकि वो हिंज मेटल की बनी होती है, उसके पार्ट्स मेटल के बने होते हैं, तो उसमें जंग लग जाती है। जंग के कारण क्या होता है कि अब जब मूविंग पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे ना, तो क्योंकि उनके बीच में क्या आ चुकी है, जंग आ चुकी है। जंग मतलब क्या, पाउडर ही तो होता है ना भाई। रस्टिंग जो है वो किसके कारण होती है? हम कब बोलते हैं कि चीज़ों के ऊपर जंग लग गई है? सपोज आपके पास एक लोहे का गेट है, उस लोहे के गेट पे अगर आप उसको छू करके देखोगे तो आपके हाथ में एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ जाएगा। वो पाउडर क्या होता है, रस्ट ही तो होता है। तो इस रस्ट के कारण, इस पाउडर के कारण अब जब मूविंग पार्ट्स हिंज के मूव करेंगे ना, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, तो उनका जो मूवमेंट है ना वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बीच में पाउडर आ गया है। और इसी के कारण हम बोलते हैं कि मतलब रस्ट के कारण ही हम बोलते हैं कि अब जब मूविंग पार्ट्स स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो आवाज़ के साथ स्लाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर घिसटेंगे। लेकिन जब हम ग्रीस या तेल डाल देते हैं, तेल की कुछ बूंदें डाल देते हैं, तो आसानी से हम बोलते हैं कि मूविंग पार्ट्स मूव अभी भी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी करेंगे, लेकिन ग्रीस या तेल की लेयर के थ्रू स्लाइड करेंगे। We sprinkle fine powder as dry lubricant
ड्राई लुब्रिकेंट ऑन अ कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब देखो हमारे घर में जितनी भी लकड़ी की चीज़ें बनी होती है ना, वो सब कैसी होती है, पॉलिश्ड ही होती है। क्यों? क्योंकि लकड़ी का जो सरफेस है वो काफ़ी रफ होता है। अब ऐसे रफ सरफेस के ऊपर हम कोई भी काम करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारी स्टडी टेबल है, तो दिखने में तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि लकड़ी का जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है, लेकिन वो वाकई में पॉलिश्ड ही होता है। अदरवाइज अगर आप लकड़ी की टेबल के ऊपर, अपनी स्टडी टेबल के ऊपर बैठ करके पढ़ोगे ना, तो पूरे हाथ वगैरह जो ना सब छिल जाएंगे। तो कैरम बोर्ड का जो सरफेस होता है, भाई ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छा कैरम कौन सा होगा, वही ना जिसके ऊपर हमारी जो वो जो गोटियां होती हैं वो क्या करें, अच्छी तरीके से स्लाइड करें, मूव करें। अब अगर हमारे पास एक ऐसा कैरम है जिसमें कि हमारे पास वो जो जितनी भी हमारे पास जो कॉइन्स होते हैं वो मूव कर ही नहीं रहे हैं, स्लाइड कर ही नहीं रहे हैं, स्ट्राइकर से हम मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्राइकर है वो 1 सेंटीमीटर जो ना दूर नहीं जा पा रहा है, तो फिर ऐसे कैरम का फ़ायदा क्या। तो कैरम का जो सरफेस है, कैरम बोर्ड का जो सरफेस है, उसको भी प्रॉपर्ली जो ना बाकायदा स्मूथ किया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है, और पॉलिश करने के बाद ही जो ना आपके सामने आता है। लकड़ी वाला टेक्सचर आपको दिखाई देगा, है ना, लेकिन उस लकड़ी वाले टेक्सचर को ध्यान में रखते हुए कैरम के बोर्ड के ऊपर जो है ना पॉलिश की जाती है। बेसिकली वो कलरलेस पॉलिश होती है, ताकि लकड़ी का टेक्सचर भी आपको दिखता रहे और पॉलिशिंग भी जो है ना हो जाए। इसके अलावा कभी कभी जब हम कुछ ज़्यादा ही कैरम खेलते हैं, तो जो सरफेस है, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, जो भी आप स्ट्राइकर या जो भी उसकी गोटियाँ होती हैं जो कि बोर्ड के ऊपर चलती हैं, तो चलते चलते क्या होता है, फ्रिक्शन हम बोलते हैं कि लगता है। और इस फ्रिक्शन के कारण, भाई सीधी सी बात है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो भी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा ना। अब सपोज जो आपका स्ट्राइकर है वो बार बार जो है ना कैरम बोर्ड के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो इस स्लाइडिंग के कारण हम बोलते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन के कारण हम बोल सकते हैं कि कैरम बोर्ड के ऊपर जो उसकी सरफेस पे जो पॉलिशिंग करी गई है, वो पॉलिशिंग भी हम बोलते हैं कि कभी कभी खराब हो जाती है, निकल जाती है। तो अगर पॉलिशिंग निकल गई तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारा जो कैरम है उसका सरफेस रफ हो जाएगा, और रफ सरफेस के ऊपर अगर आप कैरम खेलने की कोशिश करोगे तो आपकी जो गोटियाँ हैं, आपकी जो स्ट्राइकर वगैरह जो हैं, वो आप बोल सकते हो कि मूव ही नहीं करेंगी, वो स्लाइड ही नहीं करेंगी। अब ऐसा कैरम किस काम का कि जो गोटियाँ हैं वो स्लाइड ही ना कर पा रही हूँ कैरम के ऊपर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब कैरम का सरफेस रफ हो जाता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से पाउडर डाल देते हैं। ये पाउडर देखो क्या करता है, कैरम के सरफेस के ऊपर जो भी इररेगुलरिटीज़ हैं, जो भी नदी पहाड़ बने हुए हैं, उन सभी इररेगुलरिटीज़ को क्या कर लेता है, वो कवर कर लेता है। तो अब जब स्ट्राइकर जो है कैरम के सरफेस के ऊपर चलेगा तो बहुत ही स्मूथली जो है वो स्लाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लगेगा ना। वही सीधी सी बात है, कैरम का सरफेस इनिशियली रफ ही था, उसको हमने पॉलिश करके क्या करा था, स्मूथ किया था। अब हुआ क्या कि लगातार स्ट्राइकर के स्लाइडिंग से हम बोलते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन आया, और इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कारण जो भी पॉलिश थी वो निकल गई, तो दोबारा से जो सरफेस है कैरम का वो रफ हो गया। इसके बाद में हम पाउडर डाल देते हैं, तो ये पाउडर जो कि एक ड्राई लुब्रिकेंट है, ये कैरम के रफ सरफेस के ऊपर जो भी इररेगुलरिटीज़ हैं उसके ऊपर जाकर के बैठ जाएगा। तो अब जब स्ट्राइकर चलेगा कैरम के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है, देखो स्ट्राइकर का सरफेस भी हमें काफ़ी स्मूथ दिखता है, लेकिन हाँ उसके सरफेस भी देखो, उसकी सरफेस पे भी हम बोलते हैं कि देखो कुछ ऐसी इररेगुलरिटीज़ होती हैं। तो अब जब कैरम के सरफेस के ऊपर जो इररेगुलरिटीज़ हैं उसको पाउडर ने, ड्राई लुब्रिकेंट ने कवर कर दिया है, तो अब जब स्ट्राइकर चलेगा उसके ऊपर तो स्ट्राइकर की जो इररेगुलरिटीज़ होंगी ना, उनके पास इतनी जगह ही नहीं रहेगी कि वो कैरम की सरफेसेस के ऊपर जो इररेगुलरिटीज़ हैं उनके साथ इंटरलॉक करें। ना समय रहेगा ना जगह रहेगी। क्यों जगह नहीं रहेगी? क्योंकि पाउडर ने, यानी कि ड्राई लुब्रिकेंट ने उन सभी गड्ढों को भर दिया है। और जब गड्ढे ही भर जाएंगे तो फिर दूसरे पहाड़ आकर के इंटरलॉक कैसे हो पाएंगे? आई बात समझ में? चलिए, दो वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बट वी कैन नॉट मेक इट जीरो। जैसे कि मैंने आपको बताया, इवन इफ द सर्फेसेज आर हाईली पॉलिश्ड और लार्ज अमाउंट्स ऑफ लुब्रिकेंट्स आर अप्लाइड, चाहे जितना भी आप लुब्रिकेशन कर लो, चाहे जितना भी आप जो है ना पॉलिशिंग कर लो, जीरो फ्रिक्शन कभी जो है ना पॉसिबल नहीं होगा। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एक्सेट्रा एज लुब्रिकेंट। इन सच मशीन्स an air cushion between the moving parts is used to reduce friction। कुछ मशीन्स में ऐसा भी होता है कि ऑयल वगैरह जो है ना अलाउ नहीं किया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, यानी कि मूविंग पार्ट्स में हम मशीन में तेल नहीं डाल सकते हैं, ग्रीस नहीं डाल सकते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एयर कुशन जो है ना वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं फ्रिक्शन को रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रिक्शनल ड्रैग फ्रॉम द सी और एन होवरक्राफ्ट इज रिड्यूस्ड बाय अ कुशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर।
अ व्हीकल और क्राफ्ट विच ट्रेवल्स ओवर लैंड और वाटर ऑन अ कुशन ऑफ एयर प्रोवाइडेड बाय अ डाउनवर्ड्स ब्लास्ट इज कॉल्ड अ होवरक्राफ्ट। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको जब हम फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे चैप्टर का, वो क्या होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन होगा, वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट मेथड पे हम आ जाते हैं कि फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स टू मूव ऑब्जेक्ट्स। देखो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा होता है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट को रोल कराने से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग व्हील्स, पहियों का व्हील्स का यूज़ करके हम जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाना है तो बजाय इसके कि हम उसको स्लाइड करवाएं, हम उसको रोल करवा सकते हैं। तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू मूव अ हैवी सूटकेस बाय ड्रैगिंग इट ऑन द ग्राउंड बिकॉज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द हैवी सूटकेस एंड द ग्राउंड इज़ वेरी लार्ज। अगर हमारे पास एक भारी सूटकेस है और उसको अगर हम फ्लोर पे क्या कर रहे हैं, स्लाइड करवा रहे हैं, तो मूव करवा रहे हैं, तो इस स्लाइडिंग के दौरान जो है ना काफ़ी दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई याद करो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। एक फैक्टर तो हमने ये पढ़ा था कि कांटेक्ट में आने वाले जो दोनों सरफेसेस हैं उनका नेचर कैसा है। दूसरा फैक्टर हमने ये पढ़ा था कि हम किस फोर्स से दो सरफेसेस जो कि कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो किस फोर्स से हम दोनों ही सरफेसेस को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, वो फोर्स पे डिपेंडेंट होता है फ्रिक्शन। अब आप खुद सोचो, आपके पास क्या है, एक बहुत ही भारी सा बक्सा है, बॉक्स है, तो ये जो बॉक्स होगा ना, इसका जो वजन होगा वो क्या करेगा, वो एक फोर्स की तरह काम करेगा। और ये फोर्स लगने कहाँ वाला है, तो ग्राउंड के सरफेस और बॉक्स के सरफेस के ऊपर लगने वाला है। सीधी सी बात है, इस बॉक्स को आप क्या कर रहे हो, ग्राउंड के ऊपर मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो। इस बॉक्स को आप ग्राउंड पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस कोशिश में होगा क्या, आप बॉक्स को धक्का दोगे, उसको स्लाइड करवाओगे। तो इस स्लाइडिंग के दौरान क्या होगा, बॉक्स का जो भी वजन होगा वो फोर्स का काम करेगा और ये फोर्स अल्टीमेटली कहाँ लगेगा, ग्राउंड की सरफेस और बॉक्स की सरफेस, दोनों ही सरफेसेस के ऊपर लगने वाला है। तो जितना भारी बॉक्स होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा और उतना ही ज़्यादा मूव करने में दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, सेम चीज़ बोली जा रही है कि अगर हैवी सूटकेस होगा तो उसको ग्राउंड पे धकेलना या उसको जो स्लाइड करवाना जो है काफ़ी डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। नाउ इफ़ दिस हैवी सूटकेस इज़ फिटेड विद स्मॉल व्हील्स, लेकिन अगर इस भारी सूटकेस को अगर हम स्मॉल व्हील के साथ या रोलर्स के साथ जो है फिट कर दें, तो फिर इसको पुल करना या इसको पुश करना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास एक ट्रॉली है, ट्रॉली में आपने बहुत सारा सामान जो है ना भर करके रखा हुआ है, आपने शॉपिंग करी है ना, बहुत सारी शॉपिंग करी है, तो ट्रॉली में बहुत सारा सामान है। तो इस बहुत सारे सामान को ट्रॉली के थ्रू जो पुश करना है, उसको जो या खींचना है, वो हमारे लिए आसान होगा। लेकिन सेम सामान, जितना सामान आपने ट्रॉली में लिया हुआ है उतना पूरा का पूरा सामान आप एक बॉक्स में रख दो, एक ऐसा बॉक्स जिसमें कि कोई व्हील्स वगैरह नहीं है। तो उस बॉक्स में जो आपने सामान भरा होगा ना, तो ऐसे भारी बॉक्स को मूव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। सेम अमाउंट का सामान ट्रॉली में भी था, लेकिन ट्रॉली को चलाना आसान था, ट्रॉली को मूव करना आसान था, लेकिन बॉक्स को मूव करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, क्योंकि जो बॉक्स का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, स्लाइडिंग होगा, और जो ट्रॉली का मोशन है वो कैसा है, वो रोलिंग मोशन है। तो चीज़ों को स्लाइड करना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू चीज़ों को रोल कराने से। This is because when we attach wheels, then sliding friction is converted into rolling friction. Basically हुआ क्या कि जब हम बॉक्स के नीचे व्हील्स लगा रहे हैं, है ना, रोलर्स लगा रहे हैं, तो हम उसके स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करे दे रहे हैं। एंड रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द सूटकेस एंड द ग्राउंड इज मच लेस। और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है व्हील्स के सरफेस, व्हील्स और ग्राउंड के सरफेस के बीच में, वो काफ़ी कम होता है। दस फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अटैचिंग व्हील्स और रोलर्स टू हैवी सूटकेस और एनी अदर हैवी ऑब्जेक्ट विच इज़ टू बी मूव्ड। तो अकेले ये बात सूटकेस की नहीं है, जो भी आपके पास हैवी सामान है, अगर आप उसके नीचे क्या लगा दोगे, रोलर्स या व्हील्स लगा दोगे, तो उसको मूव करना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में। ड्यू टू वेरी स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन इवन अ चाइल्ड कैन पुल अ हैवी सूटकेस फिटेड विद स्मॉल व्हील्स और रोलर्स। आपने कई बार देखा होगा कि जो सूटकेस होता है
जो व्हील्स वाले जो सूटकेस होते हैं उसको धक्का देना, उसको मूव करना, पुश करना, पुल करना, तो एक छोटे बच्चे की भी बस की बात होती है। शॉपिंग पे चले जाओ तो छोटे बच्चों को बहुत क्रेज़ होता है ट्रॉली को चलाने में, है ना। तो छोटे छोटे बच्चे भी हम बोलते हैं कि ट्रॉली को चला लेते हैं। ट्रॉली काफ़ी भारी होती है, उसमें सामान भी रखा होता है, लेकिन फिर भी उसको चलाना बच्चों के लिए आसान होता है। क्यों? क्योंकि व्हील्स लगे हुए हैं ना। तो व्हील्स क्या करते हैं, ट्रॉली को बेसिकली ये जो व्हील्स हैं ये क्या करते हैं, ग्राउंड के ऊपर रोल करते हैं। तो रोलिंग से हम बोलते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन निकलता है, और रोलिंग फ्रिक्शन हम बोलते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से काफ़ी हद तक कम होता है, छोटा होता है उससे। From this discussion, we conclude that the friction can be reduced by attaching wheels to move the objects. तो कुल मिलाकर के हमने ये कंक्लूजन निकाला है इस पूरे डिस्कशन का कि फ्रिक्शन जो है वो क्या कर सकता है, जब हम बेसिकली द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस। अच्छा, हम ऑब्जेक्ट्स के नीचे क्या कर दें, अगर व्हील्स अटैच कर दें तो फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं। सो व्हील्स आर ऑफन यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इन फैक्ट all the moving vehicles like bicycles, car, buses, trucks, etc. are fitted with wheels to reduce friction with the road so that they can move easily. जितने भी आपकी बड़ी व्हीकल्स होते हैं, भारी व्हीकल्स होते हैं, भारी हो या चाहे हल्का हो, सभी के पास क्या होते हैं, पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, क्योंकि उन गाड़ियों को क्या करना है, चलना है। अब अगर गाड़ियाँ स्लाइड करती हुई रोड पे चलेंगी फिर तो जो है बहुत ही दिक्कत होने वाली है। इससे अच्छा क्या होगा, स्लाइड करने से बेहतर है हम गाड़ियों को रोल करवाएं। मतलब कि गाड़ियों की जो नीचे व्हील्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करें, रोड पर रोल करें। तो रोल करने से क्या होगा, जो हमारी गाड़ियां हैं वो बहुत ही आसानी से रोड के ऊपर मूव कर पाएंगी। तो स्लाइड करने से हमेशा बेहतर होता है क्या, रोल करवाना। बॉल बेयरिंग, अच्छा अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, बॉल बेयरिंग की। ये बॉल बेयरिंग जो है ना आपकी गाड़ियों में, साइकिल वगैरह में भी जो है ना लगी होती है। ये होता क्या है, बॉल बेयरिंग का भी बेसिकली हम यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में, लेकिन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम बॉल बेयरिंग का स्ट्रक्चर समझते हैं कि बॉल बेयरिंग इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट्स ऑफ अ रिंग ऑफ स्मॉल मेटल बॉल्स। तो बेसिकली बॉल बेयरिंग क्या होती है, एक ऐसी रिंग होती है, ठीक है ना, और इस रिंग में क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी सी स्मॉल मेटल की बॉल्स होती हैं। जैसे ये क्या है, बहुत सारी मेटल की बॉल्स हैं, और ये जो मेटल की बॉल्स है ना ये फिक्स्ड नहीं होती हैं, है ना, ये क्या कर सकती हैं, ये रिवॉल्व कर सकती हैं, ये घूम सकती हैं। द स्मॉल मेटल बॉल्स ऑफ अ बॉल बेयरिंग कैन रोल फ्रीली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्मॉल मेटल बॉल्स होती हैं ना बॉल बेयरिंग की, ये क्या कर सकती है, रोल कर सकती है, इसे घूम सकती हैं, ठीक है। बॉल बेयरिंग्स आर डिजाइंड टू मेक द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन टू रोल ओवर ईच अदर देन स्लाइड। तो बॉल बेयरिंग का हमने इसको बनाया क्यों, इसको हमने डिज़ाइन क्यों किया है, टू मेक the moving parts of a machine to roll over each other then slide। मूविंग पार्ट्स जो होते हैं ना हमारी मशीन के, कई मूविंग पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। अब जैसे कि हमें समझ में आ गया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटा क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन लगा दें किसी भी तरह से मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच में, तो कई हद तक फ्रिक्शन को जो है ना कम किया जा सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच में बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करते हैं ताकि उनके बीच में रोलिंग फ्रिक्शन लगे, स्लाइडिंग वाला ना लगे। तो बेसिकली बॉल बेयरिंग है क्या, एक रिंग होती है जिसमें कि स्मॉल मेटल बॉल्स होती हैं, और ये मेटल बॉल्स फ्रीली रोल कर सकती हैं, घूम सकती है ना। द बॉल बेयरिंग्स इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू सरफेसेस विच हैव टू रोटेट ओवर ईच अदर। यानी कि वो दो सरफेसेस जिसको क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर रोटेट करना है, ऐसे दो सरफेसेस के ऊपर के बीच में हम क्या करते हैं, बॉल बेयरिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, सपोज ये एक लंबी सी रॉड है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, लंबी सी रॉड है, एक्सल है आपके पास, और इस रॉड के ऊपर एक रिंग है, ठीक है ना। इसको मैं और अच्छे से बनाती हूँ। इस रॉड के ऊपर आप बोल सकते हो कि ये एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग को क्या करना है, घूमना है। अभी तो समझाया मैंने कि बॉल बेयरिंग हम कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, दो ऐसे पार्ट्स के बीच में जो कि क्या करने वाले हो, एक दूसरे के ऊपर रोटेट करने वाले हो। तो ये जो रॉड है आपके पास, ये जो एक्सिल है, ये भी क्या करेगी, ऐसे 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 घूमेगी। जैसे कि ये रॉड है तो ये रॉड भी क्या करने वाली है, ऐसे ऐसे घूमने वाली है। और इस रॉड के ऊपर ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही होगी, जैसे कि अगर मैं हाथ से बनाना चाहूँ तो ये एक रॉड है, ये एक एक्सिल है, और इसके ऊपर ये क्या है, एक रिंग है। तो ये रॉड भी घूमेगी और इस रॉड के ऊपर ये जो रिंग है ना, ये भी क्या करने वाली है, घूमने वाली। अब आप खुद सोचो, इस रॉड के ऊपर अगर ये रिंग क्या होगी, घूमेगी, है ना। इस रॉड के ऊपर अगर ये रिंग क्या करेगी, घूमेगी, तो इनके बीच में क्या होने वाला है, एक रगड़ होने वाली है।
भाई रॉड के ऊपर जो रिंग है वो क्या करने वाली, घूमने वाली है, रॉड भी घूमनी है और रिंग भी घूमनी है। तो जब ये दोनों घूमेंगे तो एक दूसरे को रगड़ते हुए घूमेंगे और इस रगड़ के कारण क्या होने वाला है, फ्रिक्शन आने वाला है। फ्रिक्शन के कारण हम बोलते हैं कि डैमेज हो सकता है रॉड में भी और रिंग में भी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ही रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी कि रॉड और इस आप बोल सकते हो कि रिंग के बीच में हम क्या ले आते हैं, इस तरह की बॉल बेयरिंग हम ले आते हैं। कैसे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, हम एक रॉड बनाई देते हैं। ये क्या है, एक पूरी रॉड है, ये क्या है, पूरी एक रॉड है। आपको समझ में आ रहा है, रेड कलर से बनाती हूँ। ये क्या है, पूरी एक रॉड है, ठीक है ना। और इस रॉड के ऊपर ये जो आपको भारी सी ये इतनी पूरी मेटल की रिंग दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, इतनी बड़ी सी मेटल की पूरी एक रिंग है। तो इस रॉड के ऊपर ये जो पूरी मेटल की रिंग है, ये क्या करने वाली है, ऐसे रोटेट करने वाली, घूमने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है, सपोज अगर रॉड घूम रही है और उसके ऊपर की जो रिंग है वो भी क्या कर रही है, घूम रही है, तो इनके बीच में रगड़ होगी। जब ये दोनों आपस में घूमेंगे तो इनके बीच में रगड़ होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा और इस फ्रिक्शन के कारण डैमेज हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इनके बीच में ये बॉल बेयरिंग्स जो है इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो इन बॉल बेयरिंग से होगा क्या, अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि बॉल बेयरिंग्स में होता क्या है, रिंग होती है स्मॉल मेटल बॉल्स की, और ये जो मेटल बॉल्स है ये क्या करती हैं, ये रोल कर सकती हैं, ये फ्री होती है रोल करने के लिए। ऐसा नहीं कि बस हमने बॉल लगा के फिक्स कर दी है रिंग में, अब ये जो बॉल है वो यहाँ वहाँ मूव नहीं कर सकती। अरे बिल्कुल अपनी ही जगह पे रह करके ये क्या कर सकती है, ऐसे गोल 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 घूम सकती है, रोल कर सकती है। तो अब क्या हुआ, हमने बीच में जो है ना एक बॉल बेयरिंग लगा करके रख दी है। अब जब ये बड़ी सी रिंग इस रॉड के ऊपर घूमेगी ना, मूव करेगी, तो वो मूव कैसे कर रही है, बॉल बियरिंग की जो बॉल्स हैं, बॉल बियरिंग्स की जो बॉल्स है ना, उनके थ्रू वो क्या करने वाली है, घूमने वाली है। भाई ये जो आपके पास पूरी मेटल की रिंग आई है, ये इस रॉड के ऊपर घूमना चाह रही है। लेकिन अब जब हमने बॉल बियरिंग्स इन दोनों ही चीजों के ऊपर, इन दोनों ही चीजों के बीच में इंट्रोड्यूस करवा दी है, तो अब क्या होगा, ये मेटल की रिंग घूमेगी तो, लेकिन कैसे घूमेगी, बॉल बियरिंग्स की जो बॉल्स है ना उसके थ्रू घूमेगी। अब आप खुद ही सोचो, जैसे ये क्या है, एक बॉल है, ये क्या है आपके पास, एक बॉल है, बॉल बियरिंग की क्या है, बॉल है, या छोड़ो आपके पास सिंपल क्या है, एक बॉल है, ठीक है। और इस बॉल के ऊपर आपने क्या रख दिया है, एक सपोज आपने एक स्टिक रख दी है, आपने एक वुडन स्टिक रख दी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके पास एक बॉल है, उस बॉल के ऊपर आपने एक वुडन स्टिक, या मैं तो कहती हूँ आपके पास स्केल होगी ना, स्केल, आप उसको भी रख के देख सकते हो। तो बॉल के ऊपर आपने स्केल रख ली। अब आप इस स्केल को जो है ना मूव करने की कोशिश करो। आप करना क्या चाह रहे हो, देखो आपके पास सपोज आपके पास क्या है, आपके पास टेबल है, ठीक है ना। टेबल के ऊपर जो स्केल है उसको आप, जैसे ये टेबल है और ये क्या है, स्केल है, तो आप टेबल के ऊपर स्केल को मूव करवाना चाह रहे हो। तो टेबल के ऊपर स्केल कैसे मूव करेगी, स्लाइड ही करेगी ना, तो वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन हमको पता है कि इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं, कैसे, रोलिंग फ्रिक्शन लगवा करके। तो अब आप क्या करना चाह रहे हो कि इस टेबल के ऊपर स्केल को आप रोल करवाना चाह रहे हो। कैसे रोल होगा, तो सीधी सी बात है, आपने टेबल और स्केल के बीच में एक बॉल रख दी है। तो अब आपके पास टेबल है, उसके ऊपर बॉल है, और बॉल के ऊपर आपने क्या रखा है, स्केल रखी है। अब जब आप स्केल को मूव करवाओगे तो स्केल टेबल के ऊपर मूव होगी, लेकिन कैसे होगी, रोल होते हुए। तो रोल क्यों हो रही है, क्योंकि भाई बीच में क्या है, बीच में ये बॉल है ना। तो जब आप स्केल को मूव करना चाहोगे ना, तो स्केल के नीचे जो बॉल है वो बॉल क्या करेगी, रोल करेगी। तो यहाँ पे स्केल मूव कर रही है टेबल के ऊपर, लेकिन कैसे मूव कर रही है, तो उसकी जो नीचे बॉल है ना, उसके ऊपर वो बॉल जो है ना रोल कर रही है। तो इस केस में भी आपकी जो स्केल है वो आगे बढ़ेगी, लेकिन कैसे बढ़ेगी, उसके नीचे की जो बॉल है ना वो रोल कर रही है, और उसके रोल होने के कारण जो स्केल है वो आगे बढ़ेगी। तो पहले वाले केस में आपकी स्केल टेबल के ऊपर स्लाइड कर रही थी, इस वाले केस में अब आपकी जो स्केल है ना वो आप बोल सकते हो कि टेबल के ऊपर रोल करती हुई आगे बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि अब उसके नीचे बॉल आ चुकी है, वो बॉल क्या कर रही है, रोल कर रही है। तो सेम केस यहाँ भी हो रहा है कि इस रॉड के ऊपर इस मेटल डिस्क को क्या करना था, रोल करना था,
मतलब इस मेटल डिस्क को स्लाइड करना था, लेकिन स्लाइडिंग से हम बोलते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको कम करने के लिए रोलिंग फ्रिक्शन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे रोलिंग फ्रिक्शन, तो हमने बॉल बियरिंग्स जो है ना फिट कर दी है। तो बॉल बियरिंग्स की जो बॉल्स हैं, अब क्या होगा कि जैसे ही ये मेटल डिस्क मूव करेगी, मूव तो कर रही है रॉड के ऊपर, लेकिन कैसे, बॉल बियरिंग्स की जो ये बॉल है ना, मेटल की जो बॉल्स है ना, उसके ऊपर रोल करती हुई कर रही हैं। आई बात समझ में। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल द एक्सिल इज फिक्स्ड ऑन द इनर साइड ऑफ अ बॉल बेयरिंग एंड द व्हील इज फिक्स्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग के अंदर साइड में हम क्या करते हैं, रॉड या एक्सिल फिक्स कर देते हैं, और उसके बाहर की साइड में हम बोलते हैं कि एक व्हील जो है फिक्स कर देते हैं। द बॉल बेयरिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन बाय मेकिंग द टू सरफेसेस एक्सिल एंड व्हील टू रोल ओवर ईच अदर। अब इस केस में आपकी जो दोनों ही एक्सिल और जो व्हील है या जो मेटल की जो रिंग है ना, वो स्लाइड नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर रोल करेंगे। कैसे रोल करेंगे, क्योंकि अब बीच में कौन आ गई है, बॉल बेयरिंग्स आ गई हैं। तो जैसे ही ये डिस्क या जो व्हील है आपके पास, जो कि रॉड के ऊपर क्या करना चाह रहा है, मूव करना चाह रहा है, तो जैसे ही वो मूव करने की कोशिश करेगा, नीचे जो बॉल्स होंगी ना, वो रोल करना शुरू कर देंगी। तो उनके रोलिंग से आप बोल सकते हो कि अब ये जो डिस्क है या अब ये जो रिंग है, ये आपकी रॉड के ऊपर क्या करेगी, रोल करेगी, स्लाइड नहीं करेगी। चलिए, दिस शेप ड्यू टू द रोलिंग एक्शन ऑफ स्मॉल मेटल बॉल्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉल। अच्छा, दिस हैपन्स, ये होता क्यों है, क्यों एक व्हील जो है वो रॉड के ऊपर, एक्सिल के ऊपर रोल करने लगी है, क्योंकि स्मॉल मेटल बॉल्स जो हैं बॉल बेयरिंग की, उनके रोलिंग के कारण। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। तो आपको बॉल बेयरिंग समझ में आ गई, उसका काम कैसे होता है वो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्रिक्शन को हम बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करके जो है रिड्यूस कर सकते हैं। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि व्हील्स का यूज़ करके, भाई ट्रॉली में व्हील्स लगा दो तो ट्रॉली को मूव करना आसान हो जाएगा, है ना। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि व्हील्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कई हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। इवन अ व्हील प्रोड्यूसेस सम फ्रिक्शन वेयर इट्स सेंट्रल होल या हब रब्स विद द एक्सल। देखो, आपने जो है ना, आपने चीज़ देखी होगी, आपके घर में जो भी छोटी सी स्मॉल टॉय कार वगैरह जो होती है, वहाँ पे उसमें आपने देखा होगा कि बीच में से क्या होती है, एक एक्सिल होती है, एक रॉड होती है, जिसके दोनों ही साइड में क्या लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं। तो जिस समय ये व्हील्स चलते हैं, व्हील्स चल रहे हैं मतलब क्या, गाड़ी चल रही है, तो जिस समय ये व्हील्स चलते हैं ना, उस समय बेसिकली वो करते क्या है, इस एक्सिल के ऊपर स्लाइड करते हैं। आई बात समझ में। भाई ये आपकी पूरी टॉय कार का ही ये एक स्ट्रक्चर है। टॉय कार के यहाँ पे हमने दो व्हील्स लेकर के रखे हैं। ये दोनों ही व्हील्स आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, एक एक्सिल एक रॉड के थ्रू। तो हम सबको पता है कि कार को अगर हमें मूव करवाना है ग्राउंड के ऊपर, तो बजाय ये कि उसको हम स्लाइड करवाएं, उसके नीचे हम व्हील्स लगा देते हैं, तो व्हील्स क्या करेंगे, रोल करेंगे। तो रोलिंग से हम बोलते हैं कि कार इजीली फ्लोर पे चल जाएगी। कौन सी कार, ये आपकी टॉय कार है, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जिस समय ये व्हील्स घूमेंगे, तो ये व्हील्स कैसे घूमेंगे, मतलब ये व्हील्स आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ये व्हील्स घूमेंगे। घूमने के दौरान क्या होने वाला है कि ये जो एक्सिल है ना, उसके ऊपर स्लाइड करते हुए घूमेंगे। तो कहने को तो व्हील्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, कार का जो मोशन है ग्राउंड के ऊपर वो हम आसान बना रहे हैं, लेकिन जिस समय ये व्हील्स घूम रहे हैं उस समय ये एक्सिल के ऊपर, रॉड के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन आ सकता है। तो हम थोड़े बहुत फ्रिक्शन के भी चांसेस क्यों ले, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम जो है एक्सिल, और जैसे कि ये क्या है, ये पूरी एक्सिल है ना, ये पूरी एक्सिल है और उसके ऊपर का क्या है, व्हील है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सिल और व्हील के बीच में ऐसे बॉल बेयरिंग्स डाल देंगे कि अब जब व्हील को घूमना होगा एक्सिल के ऊपर या रॉड के ऊपर, तो वो घूमेगा, मूव करेगा, लेकिन कैसे करेगा, स्लाइड नहीं करेगा, वो करने वाला है रोल। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गई है, बॉल बेयरिंग की रिंग बॉल्स आ गई हैं। तो जो व्हील होगा वो रॉड के ऊपर अब स्लाइड नहीं करेगा, वो क्या करने वाला है, रोल करने वाला है। क्यों, क्योंकि बॉल बेयरिंग्स की जो बॉल्स होती हैं दे आर फ्री टू रोल। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। So to reduce friction still further, wheels are mounted on ball bearings. The ball bearings is fixed between the hub of wheel and the axle. When the wheel revolves, the ball bearings
the balls of ball bearings roll and reduce friction. So the use of ball bearings makes the wheel roll smoothly over the axle. आपने देखा होगा कि आपकी जो साइकिल वगैरह जो होती है वहाँ पे भी देखो, जैसे कि ये क्या है, मेन एक एक्सिल है, इसके ऊपर आपका जो पहिया है उसको हम बोल रहे हैं कि घूमना है। तो एक्सिल और पहिए के बीच में हम इस तरह की देखो बॉल बेयरिंग्स डाल देते हैं। ये छुपी होती है, ज़्यादा दिखाई नहीं देती, तो हमें लगता है कि कुछ नहीं है, बस एक्सिल है और उसके ऊपर का व्हील है। नहीं, उन दोनों के बीच में बॉल बेयरिंग्स भी होती। तो जब आपका पहिया घूमेगा एक्सिल के ऊपर तो वो स्लाइड नहीं करेगा एक्सिल के ऊपर, वो रोल करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो बॉल बेयरिंग्स से जो बॉल्स है ना वो क्या करेंगी, रोल करेंगी। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। तो चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि since rolling friction is much smaller than the sliding friction is replaced in most of the machines by rolling friction by using ball bearings। तो क्योंकि जो rolling friction है वो काफ़ी छोटा होता है sliding friction से, तो आप आसानी से अधिकतर मशीनों में sliding friction को रिप्लेस कर सकते हो by rolling friction। कैसे? So by using ball bearings। Thus in most of the machines friction is reduced by using ball bearings। तो अधिकतर मशीन्स में जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कैसे किया जाता है, बॉल बेयरिंग्स का ही इस्तेमाल करके। फॉर एग्जाम्पल द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल टर्न ऑन सेट्स ऑफ बॉल बेयरिंग्स। दीज बॉल बेयरिंग्स रिड्यूस फ्रिक्शन बिकॉज दे रोल रादर देन स्लाइड। तो जैसे कि मैंने आपको दो इमेजेस दिखाई हैं, एक तो ये वाली मैंने आपको एक इमेज बताई थी, इसके पहले मैंने आपको बोला था कि सपोज़ हमारे पास क्या है, एक टॉय कार है। तो कार है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास 4 व्हील्स होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सपोज़ आगे वाले 2 व्हील्स की, आगे वाले 2 पहियों की। आप पीछे वाले 2 पहियों की भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो हुआ क्या कि सपोज़ यहाँ पे हमारे पास एक टॉय कार के 2 आगे वाले पहिए हैं। तो दोनों ही पहिए आप बोल सकते हो कि एक कॉमन रॉड या एक्सिल के ऊपर क्या करेंगे, घूमेंगे। तो जब ये घूमेंगे तो बेसिकली करने क्या वाले हैं, ये स्लाइड करने वाले हैं इस एक्सिल या इस कॉमन रॉड के ऊपर। तो जब वो स्लाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आ ही जाएगा। तो इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अगर हमें कम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है रोलिंग फ्रिक्शन जो है ना, हम बेसिकली स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम चेंज कर दें, किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में। तो सवाल ये है कि अब ये व्हील्स अगर एक्सिल के ऊपर, रॉड के ऊपर रोल करेंगे तो इनके बीच में रोलिंग फ्रिक्शन लग जाएगा। अभी तो ये स्लाइड कर रहे थे इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा था, अगर ये रोल करना शुरू कर दे तो फिर रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, तो फ्रिक्शन कई हद तक कम हो जाएगा। सवाल ये है कि आखिर रोलिंग फ्रिक्शन कैसे लेकर के आए व्हील्स और इस कॉमन रॉड के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करके, है ना। तो व्हील्स और एक्सिल के बीच में क्या लगा देते हैं हम, बॉल बेयरिंग्स लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो देखो इस व्हील और इस व्हील, दोनों ही व्हील्स और एक्सिल के बीच में यहाँ पे मैंने क्या फिट कर दी है, बॉल बेयरिंग्स फिट कर दी हैं। तो अब जब ये व्हील घूमेगा ना तो ये कैसे घूमने वाला है, रॉड के ऊपर रोल करने वाला है। क्यों? क्योंकि अब व्हील और एक्सिल के बीच में क्या है, मेटल की छोटी छोटी सी बॉल्स हैं विच आर फ्री टू रोल, जो कि आसानी से जो है ना फ्रीली रोल कर सकती है। तो अब जब व्हील घूमेगा, आई होप आप लोग बॉल बेयरिंग्स का जो कंसेप्ट है वो समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए मैं इसको बहुत ही पेशेंस के साथ, तसल्ली के साथ टाइम दे करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब जब ये व्हील घूमेंगे तो इनके नीचे की जो बॉल्स हैं वो क्या करने लगेंगी, ऐसे गोल 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 घूमने लगेंगी। आई बात समझ में? हो सकता है कि ये जो एक्सिल है, जो रॉड है, ये भी घूमे। तो जब ये घूमेगी तो भाई ये जो रॉड है इसके कांटेक्ट में भी तो मेटल की बॉल्स है ना, तो जब रॉड घूमेगी तो रॉड के घूमने से जो मेटल की बॉल्स है वो भी क्या करने लगेंगी, रोल करने लगेंगी। तो चीज़ों को रोल करना स्लाइड करवाने से हमेशा आसान ही होता है। तो यहाँ पे अब डेफिनेटली जो व्हील्स हैं वो तो घूमने वाले हैं, वो तो आप बोल सकते हो कि मूव करेंगे ही रॉड के ऊपर, लेकिन मूव कैसे करेंगे, वो रोल करेंगे, स्लाइड नहीं करेंगे। सिमिलरली आपको जो मैंने ये वाली पिक्चर दिखाई थी, ये पिक्चर आपके साइकिल के टायर की ही है, ठीक है। इसका हमने पूरा रबर वाला पार्ट नहीं लिया है, तो आप इसका रबर वाला पार्ट जो है ना आप समझ सकते हो कि ये सपोज़ क्या है, आपका एक पूरा साइकिल का टायर है और मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया है क्या, साइकिल का रबर वाला पोर्शन। तो हम सबको पता है कि जैसे कि ये क्या है, पूरा एक साइकिल का टायर है, उसका व्हील है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगी होती है, ऐसी एक एक्सिल लगी होती है, ठीक है।
और इस एक्सिल से आपने देखा होगा, जैसे इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग्स या आप इनको स्पाइक्स भी बोल सकते हो, स्पोक्स भी बोल सकते हो, ऐसे बनी रहती हैं, है ना। तो आपका ये जो साइकिल का व्हील है, ये जो टायर है, ये घूमने कैसे वाला है? तो ये जो बीच में आपको कॉमन रॉड दिखाई दे रही होगी, इस रॉड के अबाउट वो क्या करेगा, घूमेगा। खुद तो घूमेगा, लेकिन आप बोल सकते हो कि रॉड के ऊपर स्लाइड करते हुए घूमेगा। तो स्लाइडिंग को हमें कम करना है ना, हमें तो रोलिंग करवाना है। तो कैसे रोल करवाएंगे? तो देखो, बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करके। आई बात समझ में? तो बॉल बेयरिंग्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं। सो बॉल बेयरिंग्स आर यूज बिटवीन द हब्स एंड एक्सिल्स ऑफ मशीन्स सच एज, ये एज होगा, डीएस नहीं होगा, सच एज बाइसिकल्स, मोटर कार्स एंड सीलिंग फैंस एक्सेट्रा टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जो हमारे घर में जो सीलिंग फैन लगे होते हैं ना भाई, सीलिंग फैन भी क्या करने वाले हैं, जो डिस्क होती है सीलिंग फैन की, ठीक है, वो जो लंबी सी रॉड होती है ना, जिससे कि हम पंखे को टांगते हैं दीवार पर, सीलिंग पे टांगते हैं, तो उस रॉड के ऊपर आप बोल सकते हो कि मेटल की जो डिस्क है वो क्या करती है, ऐसे गोल गोल घूमती है। तो जब वो घूमेगी तो वो रॉड के ऊपर स्लाइड करेगी। तो स्लाइड नहीं करवाना है हमें, तो क्या करवाना है, रोल करवाना है। तो यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि बहुत सारे हम बॉल बेयरिंग्स डाल देते हैं। तो अब जब ये डिस्क घूमेगी रॉड के ऊपर, तो ये कैसे घूमेगी, स्लाइड नहीं, ये रोल करते हुए घूमेगी। क्लियर है? चलिए, अब तो जितने भी हमारे मेथड्स थे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के, वो तो हमने सब पढ़ ही लिए हैं। और मैंने आपको बोला था कि अगर पॉसिबल हुआ तो इस ही सेशन में हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे करते हैं वो भी जो है ना, उसके भी मेथड्स हम देख लेंगे। तो एक काम करते हैं, दोनों ही चीज़ों को हम साथ में पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने मेथड्स देखे थे हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, एलिमिनेट नहीं, है ना। फ्रिक्शन को आप कभी भी 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। अब हम बात करेंगे मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन, क्योंकि हमको पता है कि भाई फ्रिक्शन आप बोल सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कुछ कुछ चीज़ों के लिए। मैंने आपको पहले भी समझाया प्रीवियस सेशन में, इस सेशन की स्टार्टिंग में भी आपको मैंने बताया था कि हम दौड़ पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, हमारी जो गाड़ियां हैं वो रोड पे चल पा रही हैं, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो कुछ भी हो। इसके अलावा हम बोलते हैं कि हम चीज़ों को अपने हाथों से पकड़ पा रहे हैं, उठा पा रहे हैं, उठा करके हम अपनी हाथों में चीज़ों को पकड़ के रख रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है। तो कुछ कुछ केसेस में फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जहाँ इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन, वहाँ पे हमें लगता है कि फ्रिक्शन और बढ़ जाए। तो बढ़ने से क्या होगा, हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो पहला तरीका, ज़्यादा तरीके मतलब ज़्यादा मेथड्स आपको नहीं पढ़ने फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के, कुछ ही मेथड्स हैं, फटाफट से इनको हम कवर कर लेते हैं। पहला मेथड क्या है कि ग्रूव्स आर मेड इन द सोल्स ऑफ शूज़ टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड ग्रूव्स प्रिवेंट स्लिपिंग। तो सीधी सी बात है, जब हम चलते हैं तो हमारा जो चलना है वो भी किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। अब जिस समय हम चलते हैं उस समय हमारे जो पैर हैं, पैर क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की तरफ ऐसे धक्का देते हैं, पुश करते हैं ना, मैंने आपको बताया था। तो सीधी सी बात है, ये जो पुशिंग हो रही है, अगर ये पुशिंग रुकी नहीं तो क्या होगा, हम इतना धक्का देते जाएंगे ग्राउंड को कि धक्का देते 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 हम खुद ही जो है ना आगे जा कर के गिर जाएंगे। तो सीधी सी बात है, ये जो हम ग्राउंड को पुश कर रहे हैं, तो इस पुशिंग को हमें लिमिट करना पड़ेगा। कैसे लिमिट कर पाते हैं हम, तो जो फ्रिक्शन है वही हमें लिमिट करता है। तो फ्रिक्शन लगता कहाँ है, फ्रिक्शन हम बोलते हैं कि ग्राउंड या रोड का जो सरफेस है, सरफेस और हमारे पैर का जो सरफेस है, हमारा जो पैर है उसके बीच में फ्रिक्शन लगता है, वो भी कहाँ, आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ लगने वाला है, जब हम चलते हैं तो ग्राउंड का सरफेस और हमारे पैर के सरफेस के बीच में लगने वाला है। पैर में ऑब्वियसली बात है, हम शूज़ पहने रहते हैं, तो शूज़ के जो सोल्स होते हैं, तो सोल और रोड के सरफेस के बीच में लगने वाला है क्या, फ्रिक्शन। अब जितना ज़्यादा अच्छा फ्रिक्शन होगा उतना ही ज़्यादा जो है ना पीछे की तरफ जो हमारा पैर जा रहा है वो रुकेगा, है ना। पीछे की तरफ अगर हमारा पैर जाता गया तो गिर जाएंगे। तो इस चीज़ को लिमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन का सहारा लेंगे। फ्रिक्शन का लगने वाला है शूज़ के सोल्स और ग्राउंड के सरफेस के बीच में। अब जितना बढ़िया फ्रिक्शन होगा उतने ही प्रॉपरली हम वॉक कर पाएंगे। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि फ्रिक्शन कांटेक्ट में आने वाले दो सरफेसेस के नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अभी तक हम फ्रिक्शन को लगातार कम करते आ रहे थे। कैसे कम कर रहे थे, तो सरफेस को स्मूथ करते आ रहे थे। अब हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, सरफेसेस को हम रफ करेंगे। सरफेसेस को हम रफ कैसे कर सकते हैं, हम जब चल रहे हैं तो चलने के टाइम पे दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, एक तो रोड का सरफेस और दूसरा हमारे शूज़ का सोल। तो रोड के सरफेस पे तो हमारा कोई बस है नहीं, रोड का सरफेस तो चाहे जैसा हो, वो स्मूथ भी हो सकता है ना, वो रफ भी हो सकता है। हम रफनेस कहाँ लेकर के आ सकते हैं, तो अपने जूतों के सोल में रफनेस लेकर के आ सकते हैं। कैसे, तो कुछ इस तरीके से ग्रूव्स जो है ना
शूज़ के सोल्स में बने होते हैं। इनफैक्ट हमारे जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं उनमें ग्रूव्स कुछ ज़्यादा ही होते हैं। अगर आप अपने नॉर्मल स्कूल शूज़ की बात करोगे तो उसमें इतने गहरे ग्रूव्स वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स शूज़ को तो पहन के हम खेलते हैं ना, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो वहाँ पे फिसल करके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो हमारे स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं वहाँ पे हमें फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए होता है, और फ्रिक्शन हमें तब भी ज़्यादा मिलेगा जब हम शूज़ के जो सोल्स हैं उनको हम रफ़ बनाएंगे। तो रफ़ कैसे बनाएंगे? तो सीधी सी बात है, कई सारे हम ग्रूव्स डाल देंगे। तो इफ़ वी ऑब्जर्व द सोल्स ऑफ आवर शूज़ वी विल फाइंड दैट सम ग्रूव्स हैव बीन मेड इन द सोल्स बाय द मेकर्स ऑफ शू. The grooves are made in the soles of shoes to increase the friction with the ground or floor so that the shoes get a better grip even on a slippery ground and we can walk safely without the risk of slipping, है ना। तो बेसिकली ग्रिप एक अच्छी मिल जाती है, जितना बढ़िया फ्रिक्शन होगा उतनी बढ़िया आपको ग्रिप मिलेगी। तो चाहे फर्श कितना भी स्लिपरी क्यों ना हो, कितना भी चिकना क्यों ना हो, आप उस पर आसानी से बिना डर के चल सकते हो, बिना गिरे चल सकते हो। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको हम स्पेशली जो है ना बोलते हैं कि भाई अगर आप नॉर्मल वॉक पे भी जा रहे हो, भले रनिंग पे ना जा रहे हो, खेलने कूदने ना जा रहे हो, अगर आप सिंपल वॉक पे भी जा रहे हो तो आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के ही जाओ, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रूव्स हैं वो काफ़ी गहरे होते हैं, तो फ्रिक्शन बढ़िया होता है, और जितना फ्रिक्शन बढ़िया होगा उतनी ग्रिप अच्छी मिलेगी। तो क्योंकि हमारे जो बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके साथ वैसे भी थोड़ी सी दिक्कत होती है चलने फिरने में। अब अगर उनके रास्ते में कोई ऐसी स्लिपरी रोड आ गई है, या रोड पे हम बोल रहे हैं कि पानी गिरा हुआ है या तेल गिरा हुआ है, भाई रोड पे तो 100 चीज़ें गिरी रहती हैं, है ना, तो चांसेस है कि वो कहीं गिर ना जाए, स्लिप होकर के कहीं गिर ना जाए। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या उन्हें सजेस्ट करते हैं कि भाई स्पोर्ट्स शूज़ पहन लो, तो आपकी जो ग्रिप है ज़मीन के ऊपर वो अच्छी हो जाएगी। इन सम केसेस फ्रिक्शन इज़ यूजफुल टू अस। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रिक्शन जो है कुछ कुछ केसेस में हमारे लिए यूज़फुल होता है, और इन सच केसेस वी इवन वांट टू इंक्रीज फ्रिक्शन टू मेक इट मोर यूजफुल टू अस। और ऐसे केसेस में जहाँ पे फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल है वहाँ पे हम फ्रिक्शन को और इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि वो हमारे लिए और यूजफुल हो जाए। सो फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट रफ। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय द फॉलोइंग मेथड। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं सरफेसेस को रफ बना करके। तो कैसे? पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया है, ग्रूव्स वाला, है ना। शूज़ के सोल्स में क्या होते हैं? ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली अब भाई सड़क पे केवल इंसान थोड़ी ना चलते हैं, गाड़ियाँ भी तो चलती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगातार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम गाड़ियों को यूज़ करते जाते हैं तो टायर्स पे, व्हीकल्स के टायर्स पे जो पूरे ट्रेड्स बने होते हैं, जो है ना, जो अलग अलग डिज़ाइन के जो पैटर्न बने होते हैं, ये पूरे ट्रेड्स क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे से गायब होने लगते हैं। गायब क्यों होने लगते हैं? क्योंकि जब जब गाड़ी चलेगी रोड के ऊपर फ्रिक्शन बनेगा, और इस फ्रिक्शन के कारण हम बोलते हैं कि रोड के सरफेस के ऊपर तो ज़्यादा असर होने नहीं वाला है, लेकिन हाँ टायर का जो सरफेस है उसके ऊपर असर होगा। सरफेस जो है ना घिसता जाएगा, भाई फ्रिक्शन हो रहा है, कोई चीज़ रगड़ रही है, तो रगड़ने से हम बोलते हैं कि सरफेसेस के ऊपर डैमेज तो आएगा। तो सिमिलरली जब गाड़ी चलती है रोड के ऊपर तो एक आप बोल सकते हो कि रोड और टायर के बीच में एक रगड़ होती है। इस रगड़ के कारण टायर का जो सरफेस है वो डैमेज हो जाता है। जो भी इस पे ट्रेड्स वगैरह बने होते हैं वो आप बोल सकते हो कि धीरे धीरे से गायब होने लगते हैं। टायर्स का जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो ऐसे केस में जब टायर्स का सरफेस स्मूथ हो जाता है तो ब्रेक लगाना, गाड़ी को समय पर रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, गाड़ी रुकती नहीं है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है? टायर्स को चेंज करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ट्रेड्स आर मेड इन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उनमें ट्रेड्स बनाए जाते हैं। ट्रेड्स आर मेड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड टू प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन वेट रोड्स। When a road is wet as during rains, there is a layer of water on the roads. जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जो ऑप्शन होता है लुब्रिकेंट को यूज़ करने का, तो बेसिकली लुब्रिकेंट्स करते क्या हैं? सरफेसेस, वो मतलब कांटेक्ट में आने वाले दो सरफेसेस के ऊपर जो भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनके ऊपर जाकर के लुब्रिकेंट बैठ जाता है। जितने भी फरोज होते हैं, है ना, गड्ढे होते हैं, उन सबको जो लुब्रिकेंट है वो भर देता है। तो जगह नहीं होती है इंटरलॉकिंग की, और अगर इंटरलॉकिंग होगी नहीं ठीक से तो फिर फ्रिक्शन जो है वो अपने आप कम हो जाएगा।
तो हमारी जो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि जो मार्बल का फ्लोर होता है वो वैसे भी काफ़ी चिकना होता है, काफ़ी स्मूथ होता है। अगर उसके ऊपर हम पानी गिरा दें या तेल वगैरह डाल दें तो उस पर चलना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है अब आपको पता चल गया होगा, है ना। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि बारिश के टाइम पे जो रोड है वो काफ़ी मतलब वो गीली तो हो ही जाएगी और काफ़ी स्लिपरी हो जाती है। तो क्यों स्लिपरी हो जाती है? क्योंकि भाई रोड के सरफेस के ऊपर भी क्या होती हैं, कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं और इन सभी आप बोल सकते हो कि फरोज के ऊपर, गड्ढों के ऊपर पानी आकर के जो है ना भर जाता है। पूरे में हम बोलते हैं कि पानी भर जाता है, जिसके कारण जो सरफेस है वो देखो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। इनिशियली रोड का सरफेस काफ़ी रफ था, हिल्स थे, फरोज वगैरह थे, लेकिन अब क्योंकि उसमें पानी भर गया है तो देखो सरफेस काफ़ी स्मूथ हो गया है। और अगर सरफेस स्मूथ हो गया इसका मतलब क्या कि जो हमारी रोड्स हैं वो काफ़ी स्लिपरी हो जाती हैं। तो ऐसी स्लिपरी रोड्स पे जो टायर्स हैं उनको चलाने के लिए हमें उनके ऊपर ट्रेड्स जो है ना बनाने पड़ते हैं, ताकि कुछ तो हम बोल सकते हैं कि रफनेस होए। सीधी सी बात है, आपकी जो गाड़ी है वो चलेगी तभी प्रॉपरली जब वहाँ पे क्या होने वाला है, फ्रिक्शन होने वाला है ना। गाड़ियों को चलाने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ क्या होगा, गाड़ी स्लिप होती जाएगी, वो स्किड होती जाएगी। तो इसके लिए अगर सड़क गीली है तो भाई बारिश पे हमारा कंट्रोल नहीं है, सड़क के गीले ना होने पर हमारा जो है ना कोई कंट्रोल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, टायर के सरफेस को ही हम रफ बना देते हैं ट्रेड्स बना करके। So the presence of water on the surface of road reduces friction between the tires of vehicle and the surface of the road, due to which tires lose their grip on the road. The reduced friction between tires and the road increases the chance of skidding of vehicle on wet road, especially when brakes are applied suddenly. Due to this, it becomes difficult to control the running vehicle on a wet road. The treads on the surface of the tires are designed in such a way that they push away water from under the tire as the tire rolls over a wet road. और ये जो ट्रेड्स है ना जो कि टायर के सरफेस के ऊपर बनाए जाते हैं, ये कुछ ऐसे बनाए जाते हैं कि जब टायर रोल करे रोड के ऊपर तो रोड पे जो भी पानी पड़ा हुआ है ना तो वो पानी क्या हो जाए, साइड में हो जाए, मतलब कि टायर के रास्ते से वो जो पानी है वो हट जाए। जब जैसे ही टायर गीली सड़क पे मूव करना शुरू करेगा तो टायर के सरफेस के ऊपर जो ट्रेड्स बने होते हैं वो ट्रेड्स ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि सड़क के सरफेस पे जो भी पानी पड़ा है वो पानी क्या होता जाए, अलग 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 मतलब उसके रास्ते से दूर होता जाए। ठीक है। When the water is pushed away from the surface of the road beneath the tire, यानी कि टायर के नीचे जो रोड के सरफेस पे पानी पड़ा है वो वाला पानी हट जाए। ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपकी यहाँ चल रही है और उसके टायर्स के ऊपर जो ट्रेड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ जो पानी पड़ा हुआ है सड़क के उस किनारे पे उस पानी को जो ना हटा रहे, नहीं, टायर के नीचे रोड के सरफेस पे जो पानी पड़ा हुआ है सिर्फ उस पानी को वो अपने रास्ते से हटाते हैं। कौन? टायर में बने हुए ट्रेड्स। When water is pushed away from the surface of the road beneath the tire, friction between the road and the tire increases and improves the tire's grip on the wet road. तो सीधी सी बात है, सड़क जो है वो स्लिपरी क्यों हो रही थी, क्योंकि उसके सरफेस पे पानी पड़ा था। अब टायर्स कर क्या रहे हैं, टायर्स के जो ट्रेड्स हैं उनके सरफेस के नीचे रोड पे जो पानी है उसको वो अपने रास्ते से हटा रहे हैं। तो भाई जब रोड के सरफेस से पानी हट जाएगा तो रोड फिर से क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी। और अगर रोड रफ हो गई इसका मतलब क्या, आसानी से आपकी जो मतलब टायर की जो ग्रिप है वो रोड पे बन जाएगी और जो हमारी गाड़ी है वो बिना फिसले, बिना स्किड हुए रोड पे चलेगी। द रिस्क ऑफ स्किडिंग ऑफ अ फास्ट रनिंग व्हीकल इज वेरी मच रिड्यूस्ड। Thus, the treaded tires of cars, buses, ये ट्रक्स होना चाहिए, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड बाइसिकल्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द रोड, स्पेशली ऑन वेट एंड स्लिपरी रोड्स। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है, the spikes are provided in the shoes of players and athletes to increase friction and prevent slipping. सीधी सी बात है, हमारे जो एथलीट्स होते हैं, हमारे जो प्लेयर्स होते हैं वो तो ग्राउंड पर जाते साथ ही हम बोलते हैं कि दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो उस केस में आप बोल सकते हो कि पहली बात तो ये कि जिस प्लेग्राउंड में वो खेल रहे होते हैं ना वो प्लेग्राउंड का जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ होता है। अब ऐसे चिकने चिकने सरफेस पे हमारे प्लेयर्स दौड़ेंगे, भागेंगे, खेलेंगे तो गिरने के चांसेस है ना। तो सरफेस को स्मूथ हम सरफेस को रफ नहीं बना सकते हैं ना, कि आपने सोचा कि भाई ग्राउंड का जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ हो गया तो एक काम करते हैं, जैसे सड़क का सरफेस होता है ना रफ, वैसे ही ग्राउंड के सरफेस को भी हम रफ बना देते हैं। वो वहाँ पे नहीं पॉसिबल है। तो फिर क्या पॉसिबल है, सीधी सी बात है, प्लेयर्स के शूज़ के जो सोल्स होते हैं उनको हम रफ बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, तो देखो कुछ इस तरह की स्पाइक्स जो है ना वो निकली होती हैं।
तो बच्चों को अगर लगता हो कि जो स्पाइक्स हैं शूज़ के सोल्स में ये किसी फैशन के कारण है या आप बोल सकते हो कि अच्छे दिखें शूज़, इसीलिए जो है ना ब्यूटी बढ़ाने के लिए शूज़ में स्पाइक्स जो है ना लगाए जाते हैं, तो ये किसी ब्यूटी के लिए नहीं होता है, ये किसी फैशन की वजह से नहीं होता है, ये यहाँ पे ज़रूरी होता है। ये स्पाइक्स प्लेयर्स या एथलीट्स के शूज़ के सोल्स में इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी वजह से शूज़ का जो सरफेस है वो काफ़ी हद तक रफ बन जाता है और इस रफ सरफेस के कारण आप बोल सकते हो कि जो ग्रिप है शूज़ की प्लेग्राउंड के सरफेस के ऊपर वो काफ़ी बढ़िया बन जाती है, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो खेलते टाइम दौड़ते टाइम गिरते नहीं हैं। The players and athletes have to run fast, so greater friction is required between the soles of their shoes and ground to prevent slipping. To increase friction, spikes are provided in the soles of shoes worn by players and athletes. Spikes are the pointed nails which get into the ground and increases friction between the shoe and the ground. सीधी सी बात है, जो स्पाइक्स हैं वो क्या होती है, नेल्स मतलब कि लोहे की कीलें नहीं होती हैं, जिस भी मटेरियल का सोल बना है उसी मटेरियल की कुछ नेल्स बना दी जाती है जिसको कि हम स्पाइक्स कहते हैं। तो जब प्लेयर ग्राउंड पे चलते हैं तो ये स्पाइक्स हैं ये ग्राउंड के अंदर हम बोलते हैं जाके घुस जाएंगी, तो फ्रिक्शन हम बोलते हैं कि बढ़िया बनेगा और दिस प्रिवेंट्स द स्लिपिंग ऑफ द प्लेयर और एथलीट ऑन रनिंग। तो दौड़ने के टाइम पे स्लिपिंग वगैरह जो है ना नहीं होगी, वो गिरेंगे नहीं। फिर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कोर्स सब्सटेंस ऑन दी हैंड्स ऑफ जिमनास्ट। वो हमारे जिमनास्ट होते हैं वो जब भी अपनी परफॉर्मेंस देने वाले होते हैं इसके पहले वो अपने हाथों पर और इनफैक्ट पैरों वगैरह में भी हम बोलते हैं कि वो एक कोर्स सब्सटेंस यानी कि एक खुरदुरा सा पाउडर जैसा वो लगा लेते हैं। तो जिमनास्ट्स अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। अब सपोज ये क्या है, रॉड है, इस रॉड के ऊपर नीचे जिमनास्ट को क्या करना है, जिमनास्टिक्स परफॉर्म करना है, तो कुल मिलाकर के उसका जो भी बॉडी वेट है वो कहाँ आने वाला है, इस रॉड के ऊपर ही आने वाला है। रॉड कैसी होती है, रॉड तो काफ़ी स्मूथ होती है, उसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है। अब हमारे हाथ जो है, हाथ भी हमारे कई हद तक क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। अब ये जिमनास्टिक्स परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पसीना वगैरह भी आ जाएगा, तो पसीने से हम बोलते हैं कि जो हमारे हाथ है वो और क्या हो जाएंगे, थोड़े से गीले हो जाएंगे और हम बोलते हैं कि स्लिपरी हो जाएंगे। तो ऐसे हाथ से अगर हमारे जिमनास्ट जो हैं रॉड को पकड़ेंगे तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस के दौरान, क्योंकि जो रॉड है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्लिपरी है, तो हो सकता है कि रॉड से उनका जो कांटेक्ट है वो टूट जाए, उनके हाथ का कांटेक्ट टूट जाए, रॉड उनके हाथ से छूट जाए और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाए, लग भी सकती है, उनको चोट वगैरह लग सकती है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से सफ़ेद पाउडर जो है ना लगा लेते हैं ताकि एक ग्रिप जो है ना बन जाए उनके हाथ में। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि रॉड में तो कुछ हो नहीं सकता, रॉड को तो जो स्मूथनेस उसकी होनी है वो रहेगी वैसी की वैसी। यहाँ पे हम बोलते हैं कि कोर्स पाउडर, नॉर्मल पाउडर नहीं भाई, नॉर्मल पाउडर से तो फ्रिक्शन उल्टा कम हो जाएगा, यहाँ पे तो उनको फ्रिक्शन चाहिए है ना, वो अपनी ग्रिप पक्की करना चाहते हैं रॉड के ऊपर, तो इसके लिए इनको फ्रिक्शन चाहिए है। आपको याद होगा इसी सेशन में मैंने आपको बताया था कि कैरम बोर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, पाउडर बिछा लेते हैं ताकि जो स्ट्राइकर है वो आसानी से जो है ना हमारे बोर्ड के ऊपर, कैरम बोर्ड के अंदर ऊपर मूव करे, स्लाइड करे। तो यहाँ पे हम वो वाला टेल्कम पाउडर यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे कोर्स सब्सटेंस जो है ना लगाया जाता है, खुरदुरा सब्सटेंस, ताकि उस खुरदुरे सब्सटेंस के कारण जब हमारे जिमनास्ट इस रॉड को पकड़े तो एक फ्रिक्शन आप बोल सकते हो कि पैदा हो और इस फ्रिक्शन के कारण एक ग्रिप बन जाए। Kabaddi players rub their hands with dry soil to increase friction and get a better grip on their opponent players so that they may not slip out of hands. कई बार ऐसा होता है कि जब हम कबड्डी खेलते हैं ना तो ऑपोजिट टीम का प्लेयर आया कबड्डी बोलते हुए और हमने क्या करा, उसने हमको टच कर लिया। अब टच तो कर लिया, अब हम क्या चाहते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हमने सपोज उसका हाथ पकड़ भी लिया, लेकिन क्या हुआ कि उसका हाथ हमारे हाथों से स्लिप हो गया और वो चला गया हमको आउट करके। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर हम अपने हाथों में वो जो कोर्स सब्सटेंस है वो लगा करके रख लें, फिर इसके बाद में वो आए हमें आउट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसके हाथ को पकड़ लेंगे। अब क्योंकि हमने अपने हाथ में क्या लगा के रखा है, एक कोर्स सब्सटेंस लगा करके रखा है, तो हमारे हाथ और उसके हाथ के बीच में आप बोल सकते हो कि काफ़ी बढ़िया फ्रिक्शन बनेगा और इस फ्रिक्शन के कारण एक ग्रिप बन जाएगी हमारी, और इस ग्रिप के कारण अब जो प्लेयर का जो हाथ है ना वो हमारे हाथ से स्लिप नहीं होगा। जितना बढ़िया फ्रिक्शन होता है उतना ही आप बोल सकते हो कि जो स्लिपिंग है उसको रोका जा सकता है। पहले क्या हो रहा था
कि जो प्लेयर था वो उसके हाथ को आपने पकड़ा था, लेकिन फिर भी उसका हाथ क्या हो गया था, आपके हाथ से स्लिप हो गया था। लेकिन अब आप इस स्लिपिंग को बचाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन लाना पड़ेगा। फ्रिक्शन तभी ला सकते हो जब सरफेस कैसा हो, रफ हो। तो रफ करने के लिए आप क्या करोगे, कोर्स सब्सटेंस जो है ना अपने हाथों में आप रब कर लेना। फिर इसके बाद में अब जब आएगा उस प्लेयर को पकड़, मतलब आएगा आपको आउट करने के लिए प्लेयर, तो अब जब उसके हाथ को आप पकड़ोगे ना, अब उसका हाथ जो है स्लिप नहीं होगा। इसका ऑपोजिट भी होता है कि अगर हम दूसरी टीम में जा रहे हैं किसी को आउट करने के लिए, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, तो हम कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी बॉडी में तेल लगा लेते हैं। ये स्पेशली मूवीज़ में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है ना। तो पूरी बॉडी में तेल लगा लेते हैं कि अगर किसी ने हमको सामने वाली टीम में पकड़ लिया, तो क्योंकि हमारे बॉडी के ऊपर क्या लगा हुआ, तेल लगा हुआ है, तो आसानी से जो है ना हमारी जो बॉडी है वो उनके हाथों से स्लिप हो जाएगी। स्लिप हो जाएगी यानी कि हम अपने आप को वहाँ से छुड़ा लेंगे और वापस से अपनी टीम में आ जाएंगे बिना आउट हुए। ठीक है, तो कबड्डी प्लेयर्स जो होते हैं, हमने देखा होगा कि जैसे वो जा रहे होते हैं सामने वाली या कोई आ रहा होता है उनकी टीम में उन्हें आउट करने के लिए कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, तो वो क्या करते हैं, जिस मिट्टी में वो खेल रहे होते हैं उसी मिट्टी से जो है ना उठाते हैं अपने हाथों में और अपने हाथों में मल लेते हैं। कुश्ती में भी ऐसा ही होता है कि कुश्ती में भी हम बोलते हैं कि सामने वाले जो ओपोनेंट है, जो प्लेयर है, उसके ऊपर अच्छी हमारी ग्रिप बने, इसके लिए क्या करते हैं, जो भी मिट्टी में वो खेलते हैं, मिट्टी वाले मैदान में, उसी मिट्टी को वो अपने हाथों में लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए। Machine belts are made of special materials to increase friction and drive machine wheels properly. In many machines like floor machines, अच्छा, तो बेसिकली मशीन की जो बेल्ट्स होती हैं वो भी कुछ स्पेशल मटेरियल की बनाई जाती हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए और जो मशीन है वो प्रॉपर्ली काम करे। तो हमारी जो चक्की होती है, आटा गेहूँ पीसने वाली जो चक्की होती है, उनकी जो बेल्ट्स हैं आर यूज टू ड्राइव व्हील्स फॉर रनिंग द मशीन। तो आपने देखा होगा आटे वाली जो चक्की होती है जिसमें कि गेहूँ पिसता है, उसमें व्हील्स लगे होते हैं, तो उनको व्हील्स को चलाने के लिए उनके ऊपर हम बोल सकते हैं कि कुछ इस तरीके की बेल्ट्स जो है ना रहती हैं, यानी कि दोनों ही जो व्हील्स होते हैं वो आपस में इस बेल्ट के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो बेल्ट जो है स्पेशल मटेरियल की बनाई जाती है ताकि फ्रिक्शन जो है ना इंक्रीज हो। तो ग्रेटर द फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द बेल्ट्स एंड द मशीन व्हील्स सो दैट द बेल्ट्स कैन राइड द मशीन व्हील्स प्रॉपरली विदाउट स्लिपिंग ऑफ द व्हील्स। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो व्हील्स का जो रोटेशन है, उनका जो मूवमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आप ये बोल रही हो कि इन व्हील्स के ऊपर एक ऐसी बेल्ट जा रही है जो कि क्या कर रही है, व्हील्स के साथ फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा कर रही है, तो इसमें तो नुकसान होगा ना। नुकसान ये होगा कि अब चलते हुए व्हील्स के ऊपर एक ऐसी बेल्ट आ रही है जो कि फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा कर रही है, तो इस फ्रिक्शन के कारण जो व्हील्स हैं उनको चलने में दिक्कत होगी, और अगर उनको चलने में दिक्कत हुई तो फिर जो मशीन है वो प्रॉपर्ली काम कर ही नहीं पाएगी, हमारा जो गेहूँ है वो पिस ही नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। माना कि ये जो बेल्ट हैं इनको हम बोल सकते हैं कि स्पेशल मटेरियल से बनाया गया है ताकि फ्रिक्शन क्या हो, इंक्रीज हो। फ्रिक्शन इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसलिए करा जा रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज। अदरवाइज क्या होगा कि जो व्हील्स है ना ये अपनी ही जगह पे गोल गोल बस घूमते रहेंगे, मतलब घूमते ये अभी भी रहे हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, बेल्ट के ऊपर स्लिप करते जाएंगे। स्लिप करते जाएंगे तो फिर जो है ना हमारा जो गेहूं है वो कभी भी पिसने नहीं वाला है। तो हमें स्लिप नहीं करना है, हम चाहते हैं कि बाकायदा प्रॉपर्ली जो व्हील्स हैं वो मूव करें, स्लिप ना करें। इसीलिए वो बेल्ट्स जो कि दोनों ही व्हील्स को आपस में कनेक्ट करती हैं उनको ऐसे मटेरियल के साथ बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन पैदा हो व्हील्स और बेल्ट्स के बीच में, ताकि जो व्हील्स है ना वो स्लिप ना हो बेल्ट के ऊपर, वो बाकायदा प्रॉपर्ली मूव करें। To increase friction, the machine belts are made of special materials having rough surfaces. तो बेसिकली surfaces कैसे होते हैं, रफ होते हैं। तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं फ्रिक्शन को कम करने के, फ्रिक्शन को बढ़ाने के। उम्मीद करती हूँ सभी मेथड्स आपको समझ में आए होंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करोगे, सर्च करोगे, आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे, आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जब इस पेज को आप और स्क्रॉल करोगे, आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्लास 8 ही देखना है, तो जैसे ही आप क्लास 8 पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट्स हो जाएंगे अवेलेबल। साइंस है, SST है ना, ज्योग्राफी, सिविक्स है, मैथ्स है,
हिंदी है, ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको क्लास 8 की साइंस ही देखनी तो आप क्या करोगे, साइंस पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस NCERT बाय विभूति खरे। अब अभी तक हमने क्लास 8 साइंस के जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको हो जाएंगे अवेलेबल। सपोज आपको चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ही देखना है, इसके टोटल हम बोल रहे हैं कि 14 लेक्चर्स हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन वाला, वो आपके सामने खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आप सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स इस तरीके से देख सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। फ़ायदा क्या है कि यूट्यूब पे आपकी जो कंप्लेंट होती है अक्सर कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो उसमें वीडियोस का जो सीक्वेंस है वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है, हमें समझ में नहीं आता कि कौन से के बाद कौन सा लेक्चर देखना है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो एज सच कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी चैप्टर के सभी वीडियो लेक्चर्स एकदम प्रॉपरली आपको सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली? यही वाली, magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।